हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट यानी वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम एवं वातावरण क्या है, जिसके बारे में मैं आज लेके आया हूं, टॉपिक लेके आया हूं। यह जो है सीटेट, टेट, रीट जितने भी एग्जाम है वो उन सारे एग्जाम्स का यह तीसरा वाला यूनिट है। इसमें तीसरा वाला यूनिट है। अब हम तीसरे वाले यूनिट पे आ चुके हैं। अभी तक हमने पढ़ा जो है वह ग्रोथ डेवलपमेंट क्या होता है, साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, वो सब पढ़ लिया। और उसके बाद जो है विकास के अलग अलग प्रकार के सिद्धांत कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा कर ली। विकास के चरण कौन कौन से हैं, चरणों को जान लिया। तो हमने जन्म से पहले के चरण को जान लिया, जन्म के बाद के भी चरण को जान लिया, तीन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद के जो है उनको मैंने चर्चा नहीं करी, क्योंकि वो आपके लिए यानी इस सीटेट और रीट में उससे संबंधित बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आता। उससे संबंधित बस एरिक एरिक्सन की थ्योरी में आएगा। तो जो मैं एरिक एरिक्सन की थ्योरी बताऊंगा तो उसी में मैं जो है वो ओल्ड एज और जो है वो एडल्टहुड, इन दोनों के बारे में मैं चर्चा कर दूंगा। तो ओल्ड एज और एडल्टहुड के बारे में मैं जब मैं एरिक एरिक्सन पढ़ाऊंगा तो उसी में चर्चा कर दूंगा कि क्या बातें होती हैं। तो ये सब हमने जो है अब तक खत्म कर दिया था कि किशोरावस्था क्या है, शैशवावस्था क्या है, बाल्यावस्था क्या है, और जन्म पूर्व काल की अवस्था क्या है, इस सब के बारे में चर्चा हो गई थी। किशोरावस्था के बारे में मैंने जो कल बताया तो उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि किशोरावस्था के बारे में मैंने बताया हुआ था कि किशोरावस्था जो है वो जन्म के बाद की तीसरी अवस्था है। जन्म के बाद की तीसरी अवस्था है। इसी अवस्था को झंझावट अवस्था भी कहते हैं। इसी अवस्था को जो है वह प्रॉब्लम अवस्था, तनाव अवस्था भी कहते हैं। इसी अवस्था को स्वर्ण काल भी कहते हैं, और इसी काल को वसंत काल भी कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग नामों से जो किशोरावस्था को जाना जाता है। किशोरावस्था जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अवस्था है जो कि एक ट्रांजिशन का काम करती है। ट्रांजिशन का काम कैसे करती है? तो ट्रांजिशन का काम जो है वह एक अवस्था से यानी बाल्यावस्था से और वयस्कावस्था को दोनों को जोड़ने का काम करती है। तो इसलिए जो है एक ट्रांजिशन का काम करती है। और इसमें बदलाव बहुत सारे होते हैं। हार्मोन्स में बहुत सारा बदलाव होता है, फिजिक में बहुत सारा बदलाव होता है, तो हार्मोन में बहुत सारा बदलाव होता है, फिजिक में बहुत सारा बदलाव होता है, मेंटल प्रोसेस में बहुत सारा बदलाव होता है। तो ऐसे और उसके इमोशंस में बहुत सारा बदलाव होता है। तो इन सारे बदलावों को ध्यान में रखते हुए कल हमने इन सब पे चर्चा करी हुई थी कि इसके बदलाव क्या क्या हैं और कौन कौन लोगों ने क्या क्या बातें करी हैं, किन किन जो है मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को क्या क्या बात कही है, उन सब के बारे में हमने जो है वह बात आपके सामने प्रस्तुत किया। तो उस प्रस्तुत से हमको पता चला कि जो किशोरावस्था हमारे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी है। इसमें बच्चों को जो है समझाना बहुत जरूरी है। किशोर अगर बच्चे आते हैं तो उनके अंदर में जो तनाव होता है, जो उनके अंदर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए उनसे बातचीत करना, उनको एजुकेशन देना, और उनके जो बदलाव है उन बदलाव के बारे में उनको जागरूक करना, एजुकेशन देना, ये सब जो है उनकी डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ करके उनको एजुकेशन देने की जरूरत होती है। यहाँ तक तो हमने जो है वो सब खत्म कर दिया था। अब बात करते हैं कि ये सब आता कहाँ से। अगर शैशवावस्था है, अगर बाल्यावस्था है, तो शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न कैसे दिखाई पड़ता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न कैसे दिखाई पड़ता है? एक व्यक्ति की आवाज दूसरे व्यक्ति से आवाज कैसे अलग कैसे दिखाई पड़ती है? एक ही जो है माँ बाप की संतान होती है, एक ही माँ बाप की संतान, वो अलग अलग कैसे दिखाई पड़ती है? उसके रंग रूप अलग दिखाई पड़ते हैं, उसकी आवाज दिखाई अलग पड़ती है, उसका जो है सोचने की जो प्रवृत्ति है वो अलग दिखाई पड़ती है, उसके खान पान की जो प्रवृत्ति है वो अलग अलग दिखाई पड़ती है। या होता कैसे है, यह उसके फिजिक रूप में, उसके मेंटल प्रोसेस में बदलाव कैसे आता है? तो ये सब बदलाव जो है वह हेरिडिटी और एनवायरमेंट का फर्क होता है, यानी वातावरण और जो है वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव होता है। आप लोग जानते होंगे और आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक ही जो है एक ही प्राणी का बच्चा, यानी गाय का जो बच्चा है, गाय के अगर कई सारे बच्चे हैं, मतलब उसने एक पहली बार बछड़ा दिया है, फिर उसने जो है वह बाछी दिया, उसके बाद ये इनमें भी देखेंगे कि एक ही बछड़े के अलग अलग रूप, मतलब गाय की प्रजाति तो एक ही है, गाय की प्रजाति के अलग अलग रूप कैसे दिखाई पड़ते हैं। तो कोई काला होता है, तो कोई जो है वह सफेद होता है, तो कोई काला सफेद दोनों होता है, तो कोई भूरा रंग का होता है, तो किसी की जो है उसका चाल ढाल कैसा होता है, उसका डिल डोल कैसा होता है, वही बछड़े का। तो ऐसे ही माँ के बच्चे का, यानी जो ह्यूमन का जो बच्चा होता है, वह बच्चे में भी अलग अलग प्रकार की जो है क्षमताएं देखने को मिलती है। तो वह कहीं काला होता है, किसी के बाल जो है घुंघराले होते हैं, किसी के बाल करली होते हैं, किसी की आंखें नीली होती हैं, भूरी होती हैं, किसी की नाक चपटी होती है, किसी की नाक बड़ी होती है, किसी के कान कैसे होते हैं, किसी के जो है होठ कैसे होते हैं, किसी का जो है गाल चिक कैसा होता है, किसी का जो है भौहें कैसी होती हैं, कंधा कैसा होता है। ये सब चीजें जो है वह एक व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति से अलग अलग जो दिखाई पड़ता है, वह किसके कारण दिखाई पड़ता है, वो उसका कारण क्या होता है। तो वह कारण जो है वही हम जानने की कोशिश करेंगे। वह कारण जो है वह एनवायरमेंट का कारण है, वह जो है हेरिडिटी का कारण है।
तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो कारण है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज सबसे पहले तो आज के चैप्टर में, आज के जो लेसन है, आज का जो क्लास है, आज के क्लास में मात्र हम हेरिडिटी की जानकारी देंगे आपको, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कम से कम 4 दिन का क्लास चलेगा। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट देखने में तो छोटा लगता है, बट इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी है वह टर्मिनोलॉजी एकदम साइंस से रिलेटेड होती है, साइंस से रिलेटेड होती है। तो इसको पढ़ना और इसको समझना बड़ा जरूरी होता है, कि अगर एक साथ में सारे कॉन्सेप्ट बता देंगे तो आपको जो है कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगी। तो इसलिए इसको छोटे छोटे भागों में करके हम लगभग 3 से 4 दिन में इस पूरी क्लास को खत्म करेंगे। 2 दिन में हेरिडिटी खत्म करेंगे और 2 दिन में एनवायरनमेंट खत्म करेंगे। तो ऐसे जो है आज हेरिडिटी का जो बेसिक्स है, हेरिडिटी के जो बेसिक्स है आज उसकी जानकारी ले लेते हैं, कल इसके जो है नियम और सिद्धांत को जानकारी करेंगे। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। अब हमेशा की तरह जो है हम स्लाइड शेयर ना करके जो है बोर्ड वर्क करेंगे। तो चलिए आते हैं मुद्दे पे, बात करते हैं। हमारा जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है वह क्या कहता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है वह क्या कहता है। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में हम सबसे पहले लेंगे हेरिडिटी को यानी वंशानुक्रम को लेंगे। वंशानुक्रम का मतलब क्या है, जैसे जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि वंशानुक्रम, हमने कल बताया हुआ था कि जब भी कुछ पढ़ाया जाता है तो उसमें उसकी टर्मिनोलॉजी को सबसे पहले ध्यान कराया जाता है। वंशानुक्रम, वंश का अनुक्रम, यानी वंश का अनुक्रम, यानी वंश कैसे कैसे बदलता है, वंश कैसे कैसे बदलता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, छठी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी, उस पीढ़ी में कैसे दर बदल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे बदलाव होते रहता है। वो शारीरिक रूप में हो, चाहे वह जो है मानसिक रूप में हो, चाहे जो है उसके संवेगात्मक रूप में हो, चाहे उसकी प्रवृत्ति के रूप में हो, चाहे टेंडेंसी के रूप में हो, चाहे उसकी पर्सनालिटी के रूप में हो, वह कैसे बदलता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जो है हमारे बच्चे के जो करली बाल है, या हमारे बच्चे के करली बाल लेने, या हमारे बच्चे के जो है वो ब्लू आई लेनी है, तो हम खूब मेकअप करा लें और अपने बालों को खूब बढ़िया से वैसे ही कर लें तो हमारा बच्चा जो है वैसा ही आने लगेगा। तो ये क्या पॉसिबल है? यह पॉसिबल नहीं है। यह पॉसिबल नहीं है कि आप जो है आप एक माँ बनने वाली है, तो आप जो पहले से ही वो सोच रही है कि हमारा बच्चा जो पैदा होगा वो बिल्कुल ऐसा जो है वो कंगना रनौत के बाल की तरह जैसा उसका बाल होंगे, तो ऐसे जो है, या और किसी हीरोइन के जैसे तरह के उसके बाल होंगे। तो ऐसे बाल आप ब्यूटी पार्लर में जाकर के रोज बाल सेट करवा रहे हैं, और बाल सेट करवा रहे हैं, आपके घर में जो बच्चा पल रहा है वो उसका असर वो हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके लिए स्किल्स लेके आनी पड़ती है। जैसे हम कह रहे हैं कि हम टीचर हैं, हमने आज टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं आज टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या ये जरूरी है कि मेरा कल बच्चा जो पैदा होगा वो टीचिंग ही करने लगेगा? या कल एक ऐसा कोई टीचर, एक ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि वह जो है वो काम करता है, ठोकने बजाने का काम करता है, या जो है बर्तन बनाने का काम करता है, तो यह जो बर्तन बनाने वाला काम कर रहा है, तो क्या वो कहेगा कि हमारा बच्चा जो बर्तन बनाने वाला ही होगा, उसके अंदर वो सारे गुण आ जाएंगे? यह पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कब होता है? जब व्यक्ति उसको पूरा का पूरा जी लेता है, जब व्यक्ति उसको पूरा जी लेता है और वह सारे कुछ गुण उसके अंदर बिल्कुल समाहित हो जाते हैं, एक कौशल के रूप में, एक दक्षता के रूप में जब उसके अंदर समाहित हो जाते हैं, तब वह गुण, और वह गुण दक्षता एक दिन में नहीं आती है, दक्षता एक दिन में नहीं आती, वह दक्षता लगातार 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 करने से आती है। लगातार करने से आती वही दक्षता अगर बार बार हो रही है, तो वह गुण जो है दूसरे के अंदर में जाने के चांसेस होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो आपके बच्चे में आए ही, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आए भी, हो सकता है ना भी आए। यानी जैसे मैं टीचर हूं और मेरे अंदर शुरू से ही टीचिंग के गुण है, तो टीचिंग के गुण है, तो हो सकता है कि मेरे बच्चों के अंदर में यह ना आए, टीचिंग के गुण जो है वो ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि हो सकता है कि हमारे पूर्वज जो है, उन पूर्वजों का जो जीन है वो उन पर हावी पड़े, पूर्वजों का जो जीन है वो हावी पड़े, तो वहां कोई और चीज उसके अंदर में गुण आ जाए। तो ऐसे जो है आने की संभावना भी होती है और ना आने की संभावना भी होती है। यानी अगर कोई तुरंत से 1 महीने 2 महीने में कोई कौशल ले ले और कौशल लेकर के हमारे बच्चे में गुण आ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वह 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 2 साल में, 3 साल में वह गुण बच्चे के अंदर में नहीं आता, यानी जीन में ट्रांसफर नहीं होता है। उसको ट्रांसफर करने के लिए बच्चे को, यानी उस व्यक्ति को लगातार पूरे जीवन वह जो कौशल लेके आना चाह रहा है, उस कौशल पर उतना फोकस करना पड़ेगा, उसकी दक्षता लेके आनी पड़ेगी, और वह सारा गुण उसके अंदर, उसके ब्लड में घुस जाना चाहिए। यानी वो ब्लड में अगर घुस जाएगा, यानी वो ब्लड में घुसने का मतलब क्या है? उसके अंदर वो पूरा छाप बन जाएगी, उसके अंदर वो प्रवृत्ति बन जाएगी, उसके अंदर प्रवृत्ति बन जाएगी, तो उसके गुण उसके बच्चे में आने के चांसेस बन जाएंगे। शुरू में ही 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने की प्रैक्टिस करने के बाद, या वैसा हम लुकआउट ले लें, लुकआउट लेकर के बच्चे के अंदर में लेना चाहें तो पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या बच्चों के अंदर में, हमारा बच्चा जो है बुद्धिमान है, तो
हम बुद्धिमान है तो क्या हमारा बच्चा बुद्धिमान होगा? हाँ, पॉसिबिलिटी है कि हमारा बच्चा, हम बुद्धिमान है तो हमारा बच्चा भी बुद्धिमान हो सकता है। बट ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि कभी कभी जो है कोई दिव्यांग बच्चा होता है, कोई दिव्यांग व्यक्ति, यानी किसी की बुद्धि कम होती है, या जो है कोई अंध होता है या कोई बधिर होता है, तो अंध व्यक्ति का, बधिर व्यक्ति का, दोनों व्यक्ति बधिर है, दोनों व्यक्ति बधिर है, बट उसका जो लड़का है, जो उसका बच्चा है, वो सामान्य पैदा होता है। दोनों व्यक्ति जो है अंध है, तो दोनों व्यक्ति अंध है, तो उसका बच्चा सामान्य पैदा होता है। तो ऐसा नहीं है कि अंध व्यक्ति का अंध बच्चा ही पैदा हो और बधिर व्यक्ति का बधिर बच्चा ही पैदा हो, मंद बुद्धि व्यक्ति का मंद बुद्धि बच्चा ही पैदा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी होती है, यानी उसमें पॉसिबिलिटी के चांसेस रहते हैं, बट उसके ये भी चांसेस रहते हैं कि उसके जो पैतृक के गुण हैं, अगर वो पैतृक के गुण हावी हो रहे हैं तो वहां पे यह भी हो सकता है। तो इनमें जो है दोनों के चांसेस रहते हैं। इन सभी के सिद्धांत के आधार पर, ऐसे में खाली तथ्य के आधार पे, खाली बोलने के आधार पर मैं नहीं कहूंगा, इन सभी के सिद्धांतों के आधार पर मैं आपको चर्चा करूंगा कि कौन से सिद्धांत के आधार पे व्यक्ति के अंदर जो है उस व्यक्ति के अंदर के जो गुण है उसके बच्चे के अंदर में प्रदर्शित होने लगते हैं, और कौन से गुण के तहत जो है व्यक्ति के गुण जो है उसके बच्चे में प्रदर्शित नहीं होते हैं, उसके पूर्वजों के गुण जो है उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये सब जो है बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे लोगों के सिद्धांत हैं। वो उन सिद्धांतों को जब हम पढ़ेंगे तो हमको क्लियर होगा। और ये सारी बातें हमको जानना क्यों जरूरी है? ये जानना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जानना जरूरी है कि हमारी क्लास में एक प्रकार के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। जहां हम पढ़ाने जाएंगे, जहां मैं टीचर बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, वहां पे हमारे पास एक ही टाइप के बच्चे नहीं होंगे। कभी कभी जुड़वा बच्चे भी हो जाएंगे और जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं दिखेंगे, या जुड़वा बच्चे एक जैसे दिखेंगे, एक प्रकार की टेंडेंसी करेंगे। तो वो हमको जानना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है, बिहाइंड द रीजन क्या है। तो वो रीजन जो है हमको जानना पड़ेगा, तब जाकर के हम उसके ऊपर काम कर पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आप कितना भी प्रयास कर लो, उसको कितना भी पढ़ा दो, वह जो है वो समझ नहीं सकता है। आप उसको कितना भी वातावरण दे दो, यानी उसकी जो बुद्धि है वो इतनी है, यानी बुद्धि जो है उसका आईक्यू लेवल है जो 70 है, तो 70 को आप कितना भी कोशिश कर लो वो उतना आगे नहीं जा पाता है। तो आगे नहीं जा पाता है तो उसके पीछे आपको ये जानना पड़ेगा, मैं इसके पीछे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, या आगे क्यों नहीं जा रहा है। तो इसके पीछे आपको जानना पड़ेगा कि क्या इसके पूर्वज कहीं इतने ही लेवल के थे, क्या इसके पूर्वज के पीछे कोई ऐसा ही कारण था। कोई ऐसा बच्चा है जो अपराधी प्रवृत्ति का है, तो अपराधी प्रवृत्ति का बच्चा जो है, अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे की कंडीशन जो है अपराधी बच्चे ही जैसी आ रही है, या कोई बालिका है, या कोई ऐसी मतलब कोई स्त्री है, ये बालिका ही है, तो बालिका के अंदर में जैसे वो किशोर हो रही, तो उसके अंदर वो जो है दूसरी प्रवृत्ति अंदर में मतलब जेंडर, क्रॉस जेंडर की जो है वो, ट्रांसजेंडर नहीं, मतलब क्रॉस की मैं बात कर रहा हूं, तो क्रॉस में वो जा रही है, यानी वो जो है दूसरी प्रवृत्ति की जो है उसके अंदर में वह गुण आने लग रहे हैं। तो क्या यह गुण जो है, यह ऐसा गुण कहाँ आ रहा है? क्या वो जो है पहले उसकी पूर्वज कहीं जो है ऐसी प्रवृत्ति के रहे हैं, उस लड़की के ऐसी प्रवृत्ति के रहे, उसके अंदर में ऐसा गुण आ रहा है? तो ये सब सारी बातें भी जो है वह देखने को मिलती है। ये सब सोचना हमारे लिए होता है। कोई बच्चा लगातार चोरी करता है, या कोई बच्चा जो है हमेशा वो लड़ता रहता है, हमेशा उग्र रहता है, तो ये सब कंडीशन को जानने के लिए हमको जो है उसकी केस स्टडी को जानने के लिए उसके वंशानुक्रम को जानना जरूरी होता है। तो ऐसे ही आज हम वंशानुक्रम को लेकर आए हुए हैं। मैंने एक इंट्रोडक्शन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब उसी पे जो है हम आपको बेस बनाएंगे। तो अब बात करते हैं वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है। वंशधर अनुक्रम का मतलब क्या, कि वंश को ही अनुक्रम के रूप में जानना, उसके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो कैसे आया हुआ है उसको जानना ही वह क्या कहलाता है, वंशानुक्रम या हेरिडिटी कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको जो बेस बनाया है, जो बातें बताई हैं, इन बातों का जो आधार है, वह आधार ही हमें समझना है। वह उस आधार का ही बात हमारे इस तीसरे चैप्टर में डाला गया है कि एज ए टीचर हमको क्यों पढ़ना है ये बातें, क्यों समझना है ये बातें, इसलिए हमको ये जरूरी है। चलिए, मैंने जितनी बातें बताई वो सारी बातें आप नोट करके रहिएगा, जितनी भी मैंने बातें आपको समझाई। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। मानव विकास अनेक कारकों द्वारा होता है। जो मतलब मनुष्य का जो विकास है वह मानव का विकास यानी विकास में बस मात्र एक ही बात नहीं उसके अंदर शामिल होती है। मानव का विकास कई कारकों के द्वारा होता है। उसमें दो कारक जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। पहला कारक जो है उसको जैविक कारक कहते हैं, और दूसरा कारक कहते हैं उसको सामाजिक कारक कहते हैं। पहला कारक जो होता है उसे जैविक कारक कहते हैं, और दूसरा कारक जो होता है उसको सामाजिक कारक कहते हैं। अब इन्हीं को अगर हम और विस्तार में करें, तो इन्हीं को जब और विस्तार में करेंगे तो जैविक को कह सकते हैं क्या, वंशानुक्रम। जैविक को कह सकते हैं वंशानुक्रम।
वंशानुक्रम और सामाजिक को कह सकते हैं वातावरण। और जब हम इसी को और थोड़ा और जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वंशानुक्रम को ही कहते हैं हम क्या, वंशानुक्रम कहते हैं नेचर, प्रकृति, प्रकृति या नेचर, इस पर भी बहुत सारा डिबेट होता है। नेचर, नेचर नेचर कहता है कि हमारा भी है और नर्चर कहता है कि हमारा भी है। वहीं जो है यह कहता है पोषण, पोषण कहता है नर्चर। नेचर और नर्चर जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो है और आगे जाकर के और इसका विस्तार रूप हो जाता है। एक होता है जैविक, यानी मानव का जो विकास है वह ऐसा नहीं कि मात्र खाली वातावरण से ही हो जाएगा या मात्र खाली वंशानुक्रम से हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर जो है विकसित तो हो गया, पूरा विकास हो गया, बट अगर उसको वातावरण नहीं दिया तो वह जो है आगे जाकर के कुछ नहीं बन पाएगा। यानी अगर उसके जीन तो है, जीन बहुत कुशाग्र के हैं, बहुत बुद्धिमान है, बट उसको एक्सपोजर ही नहीं मिला, उसको वातावरण नहीं मिला, तो उसकी कुशाग्रता वहीं की वहीं धरी रह जाती है। तो ऐसे कभी कभी जो है वह जैविक तो होती है, उसके अंदर में जैविक होती है, बट वातावरण नहीं मिलता है तो जैविक का कोई काम नहीं होता है। जैविक नहीं होता है, जैविक नहीं होता है, फिर भी वातावरण ऐसा मिलता है तो वह व्यक्ति अच्छा से अच्छा बात काम बन जाता है और अच्छा अच्छा जो है व्यक्ति बन जाता है। जैसे उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जो है अल्बर्ट आइंस्टीन है, या फिर जो है कितने सारे अभिषेक बच्चन हैं, और जो है सचिन तेंदुलकर, कितने सारे लोग हैं जिनके जो है वो आईक्यू लेवल या मतलब जिनका लर्निंग लेवल कहीं डिफरेंट था, फिर भी जो है वो लोग बहुत आगे बढ़े। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो जो है अब उनको जैविक कंडीशन तो नहीं थी, जैविक कंडीशन नहीं थी, बट उनको वातावरण ऐसा मिला, उनको स्किल्स ऐसी मिली कि वो जो है आगे बढ़ गए, पोषण ऐसा मिला, ट्रेनिंग ऐसी मिली कि वो आगे बढ़ गए। तो ऐसे जो है वह जैविक के अलावा वातावरण यानी समाज जो है वह भी प्रभावित करता है। और दोनों अगर साथ में मिल जाए तो क्या बात है, तो सोने में सुहागा। यानी दोनों को अगर साथ साथ में लेके जाए, जैविक भी साथ में दिया जाए और वातावरण भी दोनों साथ में दिया जाए, तो बच्चे का विकास स्वाभाविक रूप से उच्च शिखर पर लेके जाएगा। तो ऐसे जो है मानव का विकास दो रूप में होता है, एक जैविक रूप में और एक सामाजिक रूप में। जो जैविक रूप है उसका दायित्व, जो दैविक रूप जो यह जैविक वंशानुक्रम और प्रकृति है, यह किस पर डिपेंड करता है, यह माता पिता पर डिपेंड करता है। यह जो है माता पिता पर डिपेंड करता है कि माता पिता उसके कैसे थे, यानी माता पिता का रंग रूप कैसा है, माता पिता का जो है खान पान कैसा था, माता पिता का दिल डोल कैसा था, माता पिता का सामाजिक स्तर कैसा था, माता पिता का जो है वो संज्ञान कैसा था, माता पिता का जो है इमोशन कैसा था, वह सारे गुण जो है यह माता पिता के आधार पे बच्चे के अंदर में दिखाई पड़ते हैं जैविक रूप में। यानी बच्चे का जो है वह बाल कैसे हैं, तो बाल जो है वो उसके माता पिता पे देखिए, उसकी जो है ये माथा कैसा है, ये जो है वो भी माता पिता के ऊपर यह आधारित होता है। जो ये कंधे हैं वह कंधे कैसे हैं, उसकी हाइट कैसी है, उसका सोचने का तरीका कैसा है, उसका रिएक्ट करने का कैसा तरीका है, और उसकी टेंडेंसी कैसी है, ये सब टेंडेंसी जो है वो उसके माता पिता से जीन के रूप में निकल करके आती है। तो ये जो है विकास में जैविक रूप में जो है माता पिता का होता है। वहीं जो सामाजिक रूप में होता है वो सामाजिक रूप में किस पर डिपेंड करता है, तो यह वातावरण पर डिपेंड करता है। जो सामाजिक रूप है वह वातावरण पर डिपेंड करता है कि अगर किसी बच्चे को इसी में बहुत ही बढ़िया एक जो मनोवैज्ञानिक है, बढ़िया मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने कहा कि आप हमें कोई भी बच्चा दे दो, हम उसको वातावरण में लेकर के जो है उसको हम वातावरण में लेकर के बता देंगे, फटाफट उसको वातावरण में रख करके हम जो है वो उसको कैसा भी बना सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक थे, उस मनोवैज्ञानिक ने जो है उसके बारे में बात करी, वातावरण के बारे में बात करी कि वातावरण आप हमको कैसा, मतलब कोई भी बच्चा दे दो, हम उसको जो है कुछ भी डॉक्टर चाहे, इंजीनियर चाहे, जो कुछ भी बनाना चाहे वो बना सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही फटाफट जवाब आने चाहिए। वाटसन, मैं कहूं नहीं कि जवाब आ जाए, वाटसन तो है वह वाटसन जी ने जो है उसके बारे में बात करी कि वातावरण अगर होगा, यानी उसको व्यवहारवादी जो लोग हैं, व्यवहारवादी कह रहे थे कि वातावरण बहुत जरूरी है, अगर वातावरण क्रिएट नहीं होगा तो बच्चा का कितना भी जैविक होगा वो सुदृढ़ नहीं होगा। बात सही है कि नहीं होगा, बट अगर जैविक ही नहीं होगा, अगर बच्चे का प्रकृति नहीं होगी, वंशानुक्रम ही नहीं होगा, उसके अंदर वही नहीं होगा, तो वातावरण कितना भी रहे काम नहीं आने वाला है। वातावरण कितना भी रहे काम नहीं आने वाला है। तो इसलिए इसका जैविक भी उतना ही जरूरी है, जैसा फिजिक रहेगा वैसा ही वो आगे जाकर के रिएक्ट करेगा। तो ये दोनों जो है वाइस वर्सा दोनों साथ साथ में चलते रहते हैं। ओके, चलिए चलते हैं, अब बात करते हैं कि किसका ज्यादा होता है। तो प्रभाव जो है वातावरण में आने पर वातावरण का प्रभाव ज्यादा पड़ने लगता है। जैसा वातावरण देंगे वैसा जो है ये फिजिक आगे जाकर के बनने लगता है। तो वातावरण का प्रभाव ज्यादा होता है। अब इसी में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपने अपने सिद्धांत दिए कि जैविक वाले कहते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, और जो है सामाजिक वाले वातावरण वाले कहते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हैं। इन दोनों स्ट्रांग के बारे में चर्चा करेंगे, उनके सिद्धांतों को लेकर के कि कौन किस आधार पे, कौन किस बेस पे, कौन किस बुनियाद पे कहता है
कि हम आगे हैं, जैविक में यानी नेचर कहता है कि हम आगे हैं, वही नर्चर कहता है कि हम आगे हैं, तो किस बुनियाद पे कहता है, उस बुनियाद को जो है हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक तो हमने आपको इतना ही बताया कि मानव का विकास जो है वह दो चरणों में, मतलब दो रूपों में विकसित होता है, एक जैविक रूप में और एक जो है वो सामाजिक रूप में या वातावरण के रूप में। चलिए यहां तक हो गया, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये हमने समझा दिया आपको। अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। वंशानुक्रम जो है, जैसे अलग अलग प्राणियों के बछड़े मुर्गे मुर्गियों में विषमता पाई जाती है, वैसे ही माँ बाप के उत्पन्न संतानों में भी बहुत अंतर देखने को मिलता है। जैसे कोई बछड़ा है, मुर्गी मुर्गा है, मुर्गी मुर्गा में भी देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के जो है वो अपना लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा, तो कोई जो है वो काला, तो कोई गोरा, ये सब दिखाई पड़ते हैं। तो वैसे ही माता पिता की जो संतान होती है, माता पिता की भी जो संतान होती है, माता पिता की संतान में भी जो है अंतर देखने को मिलता है। माता पिता की संतान में अंतर देखने को मिलता है। यह अंतर देखने को क्यों मिलता है? अंतर देखने को मिलता है, यह अंतर जो देखने को मिलता है वही जो है वह उसके शारीरिक और फिजिक रूप में देखने को मिलता है। इस प्रकार की अजीब समानताओं और विषमताओं के लिए प्रायः वंशानुक्रम ही जो है वह जिम्मेदार होता है। इसमें जो समानताएं और असमानताएं देखने को मिलती हैं, यानी किसी भी व्यक्ति में दो व्यक्ति हैं, एक ए व्यक्ति है और दूसरा बी व्यक्ति है, और दोनों एक ही माँ बाप के संतान है, दोनों एक ही माँ बाप के संतान है। ये में जो समानता और असमानता दिखाई पड़ती है, समानता और विषमता, समानता और जो विषमता दिखाई पड़ती है, यह समानता और विषमता का जो कारण है, ये समानता और विषमता का जो कारण है वह क्या होता है? उसी को कहते हैं क्या? हेरिडिटी। वह वंशानुक्रम की वजह से जो है समानता और विषमता दिखाई पड़ती है। उसका जो शरीर का ढंग है, शरीर का जो सांचा है, वह सांचा में अलग तरीके का क्यों दिखाता है, उसका सोच, उसकी बुद्धि, वो बुद्धि अलग क्यों दिखाई पड़ती है? तो वह जो है हेरिडिटी की वजह से दिखाई पड़ती है। इसका जो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार उत्तरदायी कौन होता है? तो हेरिडिटी होता है। एक ही व्यक्ति, एक ही माँ बाप के दो बच्चे जो है वो अलग अलग आवाजों में, अलग अलग शारीरिक संरचना में, अलग अलग मस्तिष्की संरचना में, अलग अलग जो भौतिकी संरचना में, अलग अलग जो है वो संवेगात्मक संरचना में क्यों अलग दिखाई पड़ते हैं, डिफर क्यों होते हैं, क्यों वो असमान होते हैं और क्यों समान दिखाई पड़ते हैं? यानी कुछ लोगों की आवाज एक जैसी दिखाई पड़ती है, यानी अगर कोई माँ बाप की संतान है तो दोनों की आवाज एक जैसी दिखाई पड़ेगी, तो एक समान कैसे हुआ? तो समान हुआ कैसे? वह हेरिडिटी की वजह से। अब वो असमान कैसे हुआ? तो भी हेरिडिटी की वजह से। दोनों का कारण जो है वह हेरिडिटी होता है। यह कहा जाता है कि कोई भी प्राणी अपने माता पिता और पूर्वजों के गुणों को विरासत में लेके प्राप्त करता है, यानी जो उसके जो गुण है, माता पिता के गुण, माता पिता के गुण उसको विरासत में लेके आता है। यानी उसको कैसे मिलती है? विरासत के रूप में मिलती है। उसी को जीन्स कहते हैं, जीन्स के रूप में वह मिल करके आती है। तो विरासत में वो जो है प्राप्त करता है, चाहे उसके कलर है, उसका जो है संरचना है, या फिर उसका जो शेप है, वो सब जो है वह माता पिता के जो गुण है वह उसको विरासत में देखने को, उसको विरासत में मिलती है। इसीलिए कहते हैं इसको क्या? वंशानुक्रम। आगे चलते हैं। व्यक्ति अपने माता पिता, पूर्वज तथा अपनी जाति के सदस्यों से अधिक साम्य रखता है। जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, वह बच्चा जो है अपने माता पिता या उसके समाज या उसके पूर्वज और उसकी जाति, यानी कोई व्यक्ति है, यह व्यक्ति डिफर कैसे दिखाई पड़ता है या एक जैसा कैसे दिखाई पड़ता है? कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति समान या असमान कैसे दिखाई पड़ता है? तो समान या असमान दिखाई पड़ने के कारण क्या हो सकते हैं? तो उसके एक तो होता है माता पिता, उसके माता पिता हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? जो उसकी जाति है, वह जाति हो सकती है, जाति दिखाई दे सकती है। और क्या हो सकता है? उसके पूर्वज हो सकते हैं, ये पूर्वज जो है उसी आधार पे उसकी संरचना का निर्माण होता है। तो माता पिता कैसे थे, माता पिता की संरचना कैसी थी वो, और जाति में क्या? जाति में उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यानी कोई क्षत्रिय गुण का है, तो कोई जो है ब्राह्मण गुण का है, तो कोई जो है शूद्र का है। तो जो उसके पीछे से जो चला आ रहा है, उसकी जो जाति चली आ रही है, उसके वह गुण, उसके जो कौशल है, उसके अंदर जो दक्षता है, वह जाति के आधार पे दिखाई देने लगती है। तो जाति के आधार पे जो है उसके गुण उसके अंदर में प्रभावित होते हैं, और माता पिता के गुण जो है उसके अंदर प्रभावित होते हैं, साथ साथ में उसके पूर्वजों के गुण भी उसके अंदर प्रभावित होते हैं। तो व्यक्ति असमान और समान कैसे दिखाई पड़ता है? उसके माता पिता, जाति मतलब क्या? उसका जो गोत्र है, जहां से वो मतलब आया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, वैसे हैं, यह कैसे आता है, उसके गुण कैसे आते हैं? तो वह जो है उसी काम में, उसी धंधे में लिप्त रहते हैं।
वो उनके अंदर में वही गुण आता है, वही गुण आता है। तो वह गुण आने का कारण क्या होता है, वह गुण का आने का कारण होता है कि वो उतने सालों से उनके माता पिता, उनकी जाति में, वह उनके पूर्वजों में वह गुण वह संलिप्त था, तो इसीलिए उनकी सोच वैसी होती है, वैसे ही उनका इमोशंस वैसे ही होता है, उनका चाल ढाल ऐसे ही होता है। तो चाल ढाल इमोशंस जो बाकी के जो विकास है, विकास जो परिलक्षित नहीं होते, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, बट बाद में वो दिखाई पड़ते हैं, परिलक्षित होते हैं। तो परिलक्षित होते हैं तो वह जाति के आधार पर होते हैं। माता पिता के जो गुण है, वह गुण वो भी उसमें दिखाई पड़ते हैं, बट साथ साथ में माता पिता के गुण और कैसे दिखाई पड़ते हैं, तो उनका जो है वो फिजिक का रूप, वो कलर का रूप, ये सब जो है उनके आधार पे दिखाई पड़ता है। तो ऐसे ही माता पिता, जाति, पूर्वज, इन सभी का भी जो है असर इसके हेरिडिटी के आधार पे दिखाई पड़ता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए तो बुद्धि स्तर पर असमान, यानी यह असमान कैसे होगा, तो यह असमान और समान कैसे दिखेगा, तो इसको कह सकते हैं बुद्धि के स्तर पे। किसी बच्चे का बुद्धि का स्तर कैसा है, बुद्धि का स्तर कैसा है, बुद्धि का स्तर, तो बुद्धि के स्तर पे दे सकते हैं, रंग के आधार पे देख सकते हैं, रंग दे सकते हैं, फिर उनका जो व्यवहार है, मतलब उसका कार्य करने की क्षमता देख सकते हैं। तो बुद्धि, व्यवहार, क्षमता, रंग और शारीरिक रचना, ये जो है हम देख सकते हैं कि इसमें वह कैसे भिन्न है, या कैसे एक तरह से समान है या एक तरह से असमान है। तो ये सब चीजें जो है वह दिखाई देने लगता है। अंतर जो है वो उनके माता पिता, जाति और पूर्वज के आधार पर दिखाई पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक अगर हो गया हो तो। अब जो है बालक माता पिता और पूर्वजों द्वारा असंख्य शारीरिक और मानसिक गुण गर्भाधान के समय स्पर्म एवं रजकणों ओवम से प्राप्त होता है। यानी जो यह गुण है, ये सारे गुण थे, ये सारे गुण असंख्य गुण, इनके असंख्य गुण, यानी पूर्वज के गुण, माता पिता के गुण, माता पिता, पूर्वज या फिर उसकी जाति। अब इसके गुण जो है, इसके गुण माता पिता के जरिए से, माता के जरिए और पिता के जरिए, माता के जरिए और पिता के जरिए, माता के जरिए ओवम और पिता के जरिए स्पर्म, माता के जरिए ओवम और स्पर्म, इनके जरिए जब इन दोनों का जब इन दोनों का संयोजन होता है, इन दोनों के संयोजन में उसके अंदर जो गुण होते हैं, या गुण इसके अंदर जो गुण होते हैं और इसके अंदर जो गुण होते हैं, माता के अंदर के गुण और पिता के अंदर के जो गुण है, वह इनके ये पूर्वज और ये सारे चीजों के रूप में, असंख्य रूप में निकल के आते हैं। यानी वह असंख्य रूप में आते हैं। सर, बच्चे को ज्यादा प्रभावित वंशानुक्रम या वातावरण, इनमें से कौन ज्यादा प्रभावित करता है? सर, दोनों में गुणात्मक संबंध है। ये पहला प्रश्न किसने पूछा था? आप ये सब लिखे रहिए, तो हम बाद में ले लेते हैं, ये सब हम बताएंगे, अभी डिस्कस करेंगे। हाँ, ओके। सर, बच्चे को ज्यादा प्रभावित वंशानुक्रम या वातावरण, इनमें से कौन ज्यादा करता है? अगर देखिए, अगर बच्चा जब समाज में आ गया है तो समाज में आने पर वातावरण उसको प्रभावित ज्यादा करता है, बट वातावरण प्रभावित करता है तो वातावरण भी प्रभावित उतना ही करेगा जितना उसका वंशानुक्रम होगा। यानी एक छोटे से एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताऊं, कि आपके पास एक इलास्टिक है, इलास्टिक की क्षमता इतनी है, और मतलब ये इतना बड़ा है, तो आप इसको तान के खींच के कितना कर सकते हैं? इतना कर सकते हैं। इलास्टिक को, यानी रबर को खींच करके आप इतना, वो है इतना, इसको खींच करके इतना कर सकते हैं, इसको खींच करके इतना नहीं लेके जा सकते हैं। क्यों नहीं लेके जा सकते? इसको कितना भी वातावरण दे रहे, बट वो उतना नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसका जो है वो उसका जो वंशानुक्रम उसका इतना ही है, इसको खींच करके बस आप इतना लेके जा सकते हैं। इतना नहीं लेके जाएंगे तो ये फट जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो कैपेसिटी भी साथ साथ में ही डिपेंड करती है, चाहे वो बुद्धि की कैपेसिटी हो, चाहे मानसिक क्षमता की कैपेसिटी हो, चाहे शारीरिक क्षमता की कैपेसिटी हो, वह उतनी ही जाएगी। एक व्यक्ति, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स को मैं देकर के आपको बताऊंगा कि यह बुद्धि और विकास को कैसे प्रभावित करती है। वातावरण भी प्रभावित करता है, यानी इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। वातावरण क्या करेगा? इतनी बातों को, जो इतनी चीजें, इसको एक्सपेंड कर देगा, बढ़ा देगा, बट इसको बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकता है।
वहीं अगर बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, तो उसको और बुद्धिमान बनाया जा सकता है या उसको और कमजोर बनाया जा सकता है। बुद्धिमान को और बुद्धिमान बनाया जा सकता है, उसको बुद्धिमान को और कमजोर बनाया जा सकता है। तो वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव पैरेलल दोनों का चलता है, उतना ही होता है। बट अगर बात करें बहुत ज्यादा की, तो वातावरण का जो है वह प्रभाव ज्यादा होता है। वातावरण जितना देंगे, एक व्यक्ति वंशानुक्रम में तो है, बट अगर वातावरण ही नहीं मिले तो वो धरा का धरा रह जाएगा, तो धरा का धरा रह जाएगा। तो इसलिए वातावरण जो है वो ज्यादा प्रभावी होता है, ज्यादा प्रभावी होता है। वो बाद में जो व्यवहारवादी थे उन्होंने इस पर ही चर्चा करी कि जो है वो वातावरण का प्रभाव ज्यादा होता है, क्योंकि आजकल वातावरण से बहुत कुछ चीजें संभव है, बहुत कुछ चीजें वातावरण से संभव है। चलिए, तो ये जो है माता पिता में जो ओवम है और जो स्पर्म है, और स्पर्म, इन दोनों के मिलने से इसके अंदर जो जीन्स आते हैं वह असंख्य जीन्स ही जो है उसके अंदर बहुत सारे बदलाव करते हैं। अब जो है वो अलग अलग जानते हैं कि अलग अलग जो है लोगों ने क्या क्या कहा है। बायोलॉजी के जरिए क्या कहा गया है, बायोलॉजी क्या कहती है, बायोलॉजी क्या कहती है, जीव विज्ञान क्या कहता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो बायोलॉजी है वह कहती है, बायोलॉजी कहती है कि निषक्त अंड से, मतलब निषेचित अंड से संभाव्य उपस्थित विशिष्ट गुण का योग ही आनुवंशिकता है। यानी जो निषेचित अंड है, जो निषेचित अंड है, निषेचित अंड कौन सा, ये ओवम, ये ओवम और स्पर्म, ये फीमेल का और यह मेल का, फीमेल और मेल का जब यह संयोजन हुआ, उसमें जो अंड का निषेचन हुआ, इन दोनों के संयोजन से जो निषेचित अंड बना, इससे जो निषेचित अंड बना एक, अब यह अंड, जो निषेचित अंड है, इससे इस निषेचित अंड में जितने भी गुण हैं या जितने भी असंख्य गुण हैं, इन सभी को गुण कहेंगे, या निषेचित अंड जो है, इसके और इसके मिलने से जो एक निषेचित अंड निकला, उस निषेचित अंड में जितने गुण होते हैं वह गुण माता के जरिए से और पिता के जरिए से जो गुण आए, उसी को कहते हैं क्या, वही पूरा योग जो है, यही पूरा योग, इन सभी का योग जो है वह कहलाता है क्या, आनुवंशिकता। इसी गुण को कहते हैं आनुवंशिकता, इसी गुण को आनुवंशिकता कहते हैं, या वंशानुक्रम कहते हैं। यानी क्या, आनुवंशिकता क्या है बायोलॉजी के अनुसार, बायोलॉजी कहता है कि जब ओवम और स्पर्म का जब मिलन होता है, तो यह जब मिलन होने के बाद जो एक नया अंड, निषेचित अंड जो निर्माण होता है, उस निषेचित अंड में माता के जो गुण है और जो जीन है, और पिता के जरिए जो जीन आए हैं, इन सभी का जो मिला हुआ जो रूप है, असंख्य जो रूप है, वही रूप जो है उसी गुण के, उसमें जो गुण निकल करके आते हैं, वही गुण जो है वह आनुवंशिकता का कारण बनते हैं, वह आनुवंशिकता कहलाता है। तो आनुवंशिकता जो है वह किसी बच्चे के अंदर है, माता के भी गुण दिखाई पड़ सकते हैं और पिता के भी गुण दिखाई पड़ सकते हैं, साथ साथ में उसके पूर्वजों के और जाति के भी गुण उसके अंदर दिखाई पड़ सकते हैं। ये बायोलॉजी ये कहता है। चलिए वापस से मैं बता देता हूं, बायोलॉजी क्या कहती है कि निषेचित अंड में ओवम और स्पर्म से मिलने वाले जो गुण होते हैं, वो असंख्य गुण को ही क्या कहते हैं, असंख्य गुण को ही, उपस्थित असंख्य गुण को ही आनुवंशिकता कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मैं परिभाषा को लाइन में नहीं बता करके आपको डायग्राम में बता रहा हूं, ताकि आपको समझ में रहे, आए समझ में। चलिए आगे चलते हैं। डगलस और हॉलैंड वंशानुक्रम की परिभाषा देते हैं। डगलस और हॉलैंड वंशानुक्रम की परिभाषा जान लेते हैं, परिभाषा क्या है। वंशानुक्रम की परिभाषा क्या है उसके बारे में जानते हैं। जो वंशानुक्रम की परिभाषा है, ये हॉलैंड और डगलस कहते हैं, डगलस और हॉलैंड, डगलस और हॉलैंड क्या कहते हैं, ये कहते हैं डगलस और हॉलैंड कि एक प्राणी के वंशानुक्रम में, एक प्राणी के, कोई प्राणी है, इस प्राणी के वंशानुक्रम में वे सभी संरचनाएं, वंशानुक्रम में सभी संरचनाएं कौन कौन सी,
संरचनाएं कौन कौन सी? वो संरचनाएं जैसे शारीरिक विशेषताएं, संरचनाएं जैसे कौन कौन सी? तो शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं, फिर जो है वह क्रियाएं, क्रियाएं, क्रियाओं के साथ साथ में जो है वह क्षमताएं, क्षमताएं, यानी शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताएं, वह जो है यह प्राणी के वंशानुक्रम में सभी संरचनाएं, वह सभी संरचनाएं कौन कौन सी मतलब वह शारीरिक विशेषता, क्रिया, क्षमता, यह सब कहां से आती है? तो यह सब जो है वह अपने माता पिता या अन्य पूर्वजों की प्रजाति से प्राप्त करता है। यानी यह सब संरचनाएं, यह सब संरचनाएं जो है वो बच्चा प्राप्त कहां से करता है? तो प्राप्त करता है वह अपने माता पिता से। क्षमताएं अपने माता पिता, पूर्वज एवं प्रजाति से प्राप्त करता है। पूर्वज एवं प्रजाति से प्राप्त करता है, प्रजाति से प्राप्त करता है। यानी माता पिता जो है वो कैसे हैं, पूर्वज कैसे हैं और प्रजाति कैसी है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक मैं गाय का एग्जांपल लेता हूं। एक यहाँ पे गाय है, इसको एक सरल शब्दों में जो है मैं आपको समझा देता हूं माता पिता, पूर्वज और प्रजाति के बारे में। ये तीनों जो है ये कहां से मिलता है? एक वंशानुक्रम में सभी संरचनाएं कौन कौन सी? जैसे शारीरिक विशेषता, क्रिया, क्षमता, शारीरिक विशेषता, क्रिया, क्षमता, यह अपने माता पिता से, पूर्वज और प्रजाति से ही बच्चा प्राप्त करता है या कोई व्यक्ति है जो प्राप्त करता है। एक एग्जाम्पल के जरिए लेता हूं, सर वंशानुक्रम के आधार पर एक बच्चे में कितनी पीढ़ी तक के गुण आ सकते हैं? भैया एक बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही साइंटिफिक रूप में बहुत पहले का बताया गया है कि 7 पीढ़ी तक। ये बहुत ही जेन्युइन, और आज नहीं हमारे ही भारत में इसकी खोज करके 7 पीढ़ी की संरचना बताई गई है। 7 पीढ़ी तक जो है एक गुण व 7 पीढ़ी तक ट्रांसफर होता है। 7वीं पीढ़ी के बाद जो है ये 7वीं पीढ़ी ऐसे, यह बहुत ही डेफिनेट और फैक्ट बात कही गई है कि 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4, 5, 6, 7, ये 7 पीढ़ियां हैं। तो पहली वाली की पीढ़ी जो अगर यहाँ पे कोई क्षमता, अगर कोई क्षमता विकसित हुई है तो यह क्षमता यहाँ से लेकर के 7वीं पीढ़ी तक जाने के चांसेस होते हैं। यहाँ तक जब जैसे ही 8वीं पीढ़ी में आया तो ये क्षमता विलुप्त हो सकती है। अब यहाँ पे अगर कोई नई क्षमता जो आई है तो ये नई क्षमता इसमें दिखाई पड़ सकती है। तो ऐसे 7 पीढ़ियों तक जो है ये क्षमता चलती रहती है कंटिन्यूअस। यह जो है बहुत पहले का फैक्ट है। चलिए, तो हालांकि इस पे किसी मनोवैज्ञानिक ने कोई जो है सिद्धांत नहीं प्रस्तुत किया है, बट ये फैक्ट है। तो अब एक गाय का एग्जांपल लेते हैं, गाय में कैसे वो संरचनाएं विकसित होंगी। सपोज करिए गाय है, तो गाय का जो रंग है, रंग रूप, जैसे अब एक गाय जो है वो देसी गाय है, तो एक फिजिशियन गाय है, तो ये गाय है, तो एक हरियाणवी गाय है। अब ये गाय कहां से आ रही है? ये जो अलग अलग रूप है, अलग अलग रंग है, वो कहां से आ रहा है? उसके माता पिता से। गाय के अंदर जो माता पिता है, माता पिता के जो स्पर्म और जो ओवम, इसके जरिए जो है वो रंग रूप, ये ढांचा जो है उसके अंदर आया। अब वहीं पूर्वज से कैसा आया? तो पूर्वजों ने मतलब इसके गाय का जो बोलने का तरीका है, गाय का जो रूप है, जो ढंग है, वो सब कैसे आया? गाय वैसे ही आई हुई है। गाय उतने सालों से, कई सालों से जो है गाय वैसे ही आ रही है। तो गाय को उसके पूर्वज भी, यानी उसके पूर्वज में भी ऐसे किसी का रंग ढंग ऐसे रहा होगा, वह जो है ज्यादा दूध देने वाली रही होगी, या वह जो है वह बहुत डिलडोल वाली रही होगी। तो यह जो है गाय के अंदर उसके माता पिता और पूर्वज का दिखाई पड़ा। साथ साथ में प्रजाति का क्या? तो प्रजाति में यानी गाय एक ऐसी प्रजाति है जो रंभाती है। गाय एक ऐसी प्रजाति है जो रंभाती है, पूजी जाती है, तो इसकी प्रजाति भी वैसे ही दिखाई पड़ेगी। अब गाय की प्रजाति में भैंस नहीं बन जाएगी, यानी गाय में भैंस नहीं दिखाई पड़ेगा, गाय में जो है वह शेर नहीं दिखाई पड़ेगा, गाय में जो है वो चीता नहीं दिखाई पड़ेगा। गाय की प्रजाति में गाय ही दिखाई पड़ेगा, तो यानी उसकी प्रजाति भी वैसी ही आती है। तो ह्यूमन की प्रजाति में ह्यूमन ही दिखाई पड़ेगा, उसमें जो है जानवर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे प्रजाति, पूर्वज और माता पिता के गुण जो है उसकी संरचनाओं के रूप में, शारीरिक संरचनाओं के रूप में, क्रियाओं के रूप में और क्षमताओं के रूप में जो है वो दिखाई पड़ते हैं। यानी गाय का जो शारीरिक संरचना है, गाय की शारीरिक संरचना माता पिता से, जो उसकी क्रियाएं जो है वह क्रियाएं और क्षमताएं उसकी जाति प्रजाति से और माता पिता से जो है वो दिखाई पड़ती है। तो ऐसे जो है यह वंशानुक्रम हावी होता है, वंशानुक्रम जो है वह दिखाई पड़ता है। ये परिभाषा जो है डगलस और हॉलैंड ने दी हुई थी, ये परिभाषा। अब अगली परिभाषा जो है वह रूथ
अगली परिभाषा जो है वह रूथ और बेनेडिक्ट के अनुसार है। रूथ और बेनेडिक्ट के अनुसार, रूथ और बेनेडिक्ट के अनुसार जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या है? इस परिभाषा में क्या कहा जा रहा है? इस परिभाषा में कहा जा रहा है अनुवांशिकता माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। यानी अनुवांशिकता क्या है? यानी वंशानुक्रम। अनुवांशिकता कोई वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम क्या है? तो वंशानुक्रम माता पिता से बच्चों में, माता पिता से बच्चों में, यानी माता पिता के अगर कोई गुण है वह कहां जा रहे हैं? बच्चों में। माता पिता से, वंशानुक्रम माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। बच्चों में विशिष्ट गुण, कौन गुण जाएंगे? विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। संक्रमण मतलब क्या? कि एक जगह से दूसरी जगह हुआ ट्रांजिशन है, संक्रमण है। यानी यह माता पिता से और बच्चों में जाकर के ट्रांसफर हुआ है, ट्रांजिशन हुआ है, तो उसको कहेंगे संक्रमण। तो यह कहते हैं, रूथ और बेनेडिक्ट कहते हैं वंशानुक्रम माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। यानी जो भी उसके विशिष्ट गुण हैं, जो भी उसकी क्षमताएं थी, जो भी उसकी क्रियाएं थी, जो उसका फिजिक था, वह क्रियाएं, क्षमताएं और फिजिक जो है वह माता पिता से बच्चों में जो ट्रांसफर हुआ है, जो संक्रमित हुआ है, वही जो है वो मतलब वहां तक पहुंचा, ट्रांजिट हुआ है, उसी को कहते हैं क्या? वंशानुक्रम। बीएन झा कहते हैं, अगली परिभाषा जो है झा जी देते हैं, बीएन झा। बीएन झा जी कहते हैं, इनके अनुसार जो परिभाषा है ये कहते हैं वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यानी वंशानुक्रम जो है, कोई भी बच्चा है, बच्चे का जन्मजात विशेषताओं का योग है। विशेषताओं का योग है, यानी बच्चे के अंदर में जो जन्म से ही निकल के आई हुई है, जो बच्चे के अंदर में जन्म से ही निकल के आई हुआ है। बच्चा जब जन्म लिया तभी उसका जो शरीर का रंग कैसा था, उसका सोचने का तरीका था, उसके जो जीन्स जो है कैसे आए, वही सब सारा कुछ जो योग है, उसी योग को कहते हैं क्या? वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। ये जो है बीएन झा जी कहते हैं। ओके, यहां तक समझ में आ गया सभी को? तो पहले में जो है वह पहली परिभाषा में जो हॉलैंड जी और डगलस जी कहते हैं कि उसमें शारीरिक क्षमताएं, विशेषताएं, क्रियाएं जो है वह माता पिता, पूर्वज, इनसे जरिए जो है वह निकल के आती है। वहीं दूसरी परिभाषा में रूथ और बेनेडिक्ट के अनुसार कहते हैं कि माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का जो है वह संक्रमण होता है। तीसरी परिभाषा में झा जी कहते हैं कि जन्मजात जितनी भी विशेषताएं बच्चा लेके आता है उसी को कहते हैं क्या? वंशानुक्रम। तो सभी का अगर निचोड़ बात करें, तीनों परिभाषाओं का जो निचोड़ और साथ में बायोलॉजी का निचोड़, बायोलॉजी के अनुसार, जो बायोलॉजी की परिभाषा मैंने दी और जो बीएन झा की परिभाषा दी, बेनेडिक्ट की परिभाषा दी, बेनेडिक्ट की और हॉलैंड की जो परिभाषा मैंने बताई, इन सभी परिभाषाओं का जो मिला हुआ जुड़ा रूप है वह यही कहता है कि किसी बच्चे में, किसी व्यक्ति में कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर जो चाल ढाल रंग रूप हाव भाव, जो चाल ढाल रंग रूप भाव, क्रियाएं, क्षमताएं, ये सब जो है कैसे परिलक्षित होती हैं इसके अंदर में, ये परिलक्षित कैसे होती हैं? तो इसका जो कारण है उसके माता पिता हैं, उसके पूर्वज हैं और उसकी प्रजाति या जाति है, उसकी जाति या प्रजाति है। यह जो है इनके जरिए, यह माता पिता, पूर्वज, जाति, प्रजाति के जरिए इस व्यक्ति के अंदर में जो भी शारीरिक गुण, जो क्षमताएं, जो क्रियाएं जो परिलक्षित होती हैं, वह सब जो है उनके पूर्वजों के आधार पर ही होती हैं। तो इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं वंशानुक्रम। चले, यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो आगे चले। परिभाषा हमने खत्म कर दी, चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं, अब जो है वंशानुक्रम के बाद जीवन का आरंभ कैसे होता है। जो जीवन का आरंभ होता है ये भी थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब किसी व्यक्ति का जब जीवन का आरंभ होता है, जीवन का आरंभ हमने पढ़ा दिया हुआ था कैसे कैसे होता है, बट उसका मैंने डिटेल नहीं बताया हुआ था। जीवन का आरंभ कैसे होता है, यानी कॉन्सेप्शन कैसे होता है। पहली जो अवस्था, सबसे पहला दिन का अवस्था है, जहां पे जो है वह दोनों का मिलन होता है, तो वह कैसे होता है? कॉन्सेप्शन। तो कॉन्सेप्शन की बात करते हैं। तो कॉन्सेप्शन के समय क्या होता है
तो कॉन्सेप्शन के समय जब ये कॉन्सेप्शन होता है तो कॉन्सेप्शन के समय दो चीजें इस कॉन्सेप्शन में मिलती हैं। तो कॉन्सेप्शन के समय जो है एक ओवम यानी माता का और जो है स्पर्म पिता का। माता का और पिता का ओवम और स्पर्म, इन दोनों के संयोग से एक संयुक्त कोष बनता है। यानी इसके यह कॉन्सेप्शन जब होता है तो कॉन्सेप्शन जब होता है तो कॉन्सेप्शन कैसा, कॉन्सेप्शन किसका, तो माता और पिता के मिलने से माता के ओवम और पिता के स्पर्म, माता के ओवम के जो है वह जो है गुण रजकण, इसको जो है माता के रजकण कहते हैं, रजकण, और पिता के जो है उसको कहते हैं वीर्य। अब यह इन दोनों के मिलने से जो चीज का निर्माण होता है, यानी जो चीज का निर्माण होता है उसे कहते हैं संयुक्त कोष या जाइगोट या संयुक्त कोष का निर्माण होता है। यानी रजकण और वीर्य इन दोनों के मिलने से एक जाइगोट का निर्माण होता है, एक संयुक्त कोष का निर्माण होता है। अब यह संयुक्त कोष जो है, इस संयुक्त कोष में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, बहुत सारे असंख्य गुण होते हैं, जो असंख्य गुण उसके अंदर से आते हैं। मैंने पहले बता दिया था कि माता के जो गुण है, माता के जो लक्षण है और पिता के जो लक्षण है, वह दोनों आकर के मिलते हैं, वह दोनों आकर के एक अंड के रूप में मिलते हैं, तो वह जाइगोट होता है। वह संयुक्त कोष इन दोनों के मिलने से बनता है, अब यही जो है, यही आगे जाकर के एक प्रकाश में आता है। यही जाइगोट जो है वह एक बच्चे के रूप में, यह जो जाइगोट है ये एक बच्चे का रूप जो है वह लेता है, यह जाइगोट बच्चे का रूप लेता है और यहीं से विकास उसका होने लगता है। यानी जाइगोट से, ये नहीं कि खाली इतने से ही हो गया, अब इनके और इनके मिलने से दोनों से एक जो जाइगोट बना, एक जो संयुक्त कोष बना, वही संयुक्त कोष जो है वह आगे जाकर के वह विकास का रूप लेता है। तो इतना आप जानकारी करके रहिएगा। आगे चलते हैं। जाइगोट, जो जाइगोट होता है, यह जाइगोट एक तरल पदार्थ का रूप होता है। इसमें गाढ़े तरल पदार्थ से बना होता है। जो जाइगोट है यह गाढ़े तरल पदार्थ से बना होता है, गाढ़ा तरल पदार्थ, ये जो जाइगोट है वह गाढ़े तरल पदार्थ से बनता है। यानी इन दोनों का जब मिलन होता है तो उसमें एक गाढ़ा तरल पदार्थ बनता है। वो तरल पदार्थ को कहते हैं साइटोप्लाज्म, उस तरल पदार्थ को कहते हैं साइटोप्लाज्म, इस गाढ़े पदार्थ को कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, यानी साइटोप्लाज्म, ये जो तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ के अंदर जो तरल पदार्थ, उस तरल पदार्थ के अंदर क्या होता है, यानी ये जाइगोट है। जाइगोट कैसे बना, तो जाइगोट जो है ये पूरा तरल पदार्थों से बना, जाइगोट तरल पदार्थों से बना। तो जाइगोट के अंदर जो होता है वह जो जाइगोट है, वो जाइगोट कैसे बनता है, तो जाइगोट जो है वो साइटोप्लाज्म से बनता है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, तो एक न्यूक्लियस होता है। अब ये न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस के अंदर, यानी इसके अंदर, ये जो जाइगोट है, जाइगोट के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। यानी अब ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम जिसको कहते हैं गुणसूत्र। अब वापस से बात करते हैं, एक बार और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये जो है ये हो गया जाइगोट हो गया। अब ये जाइगोट बना कैसे, तो जाइगोट जो है, जाइगोट कैसे बना, तो ओवम और स्पर्म के मिलने से, इन दोनों का संयुक्त रूप मिलकर के जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट जो है पूरा एक साइटोप्लाज्म से जो है घिरा होता है, एक तरल गाढ़ा पदार्थ से घिरा होता है, यानी इसी को। अब इस जाइगोट में, इस पूरे नाम को जाइगोट कहते हैं। इसके अंदर जो तरल पदार्थ, इसके तरल पदार्थ के अंदर जो है वो न्यूक्लियस भरा होता है, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस भरा होता है। अब न्यूक्लियस भरा होता है। अब एक जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है। अब ये क्रोमोसोम्स जो है वही, उसी को कहते हैं क्या, गुणसूत्र।
अब गुणसूत्र जो है वह होते हैं, अब गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, गुणसूत्र जो है वह 23 पेयर में होते हैं, गुणसूत्र 23 पेयर में होते हैं, तो 23 पेयर में होते हैं, उसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। तो अब ये जो है गुणसूत्र, चलिए यही कर लेते हैं। अब ये जो गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र कुल मिलाकर के जोड़े में होते हैं, तो जोड़े में होते हैं, जायगोट में कुल 23 जोड़े होते हैं, यानी ये जो गुणसूत्र है ये कुल मिलाकर के 23 होते हैं, 23 जोड़े, यानी 23 यहाँ पे और 23 यहाँ पे। जायगोट में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम को कहते हैं गुणसूत्र। अब गुणसूत्र जो है वह 23 जोड़े के रूप में होते हैं, 23 यहाँ पे और 23 यहाँ पे, 23 जोड़े के रूप में होते हैं, जिनमें से आधा जो है यह आधा 23 यानी एक भाग 23 जो है वह माता का और 23 जो है वह पिता का, आधा दे रूप में, यानी 23 जो है 23 जोड़े, यहाँ पे 23 जोड़े तो एक दो जोड़ एक जोड़ा यहाँ बन गया, एक जोड़ा यहाँ बन गया, तो 23 जोड़े हो गए ना। 23 जोड़े में 23 जो है वह माता के होते हैं और 23 जो है वह पिता के होते हैं। अब इनमें से जो है इनमें से भी 22 जोड़े माता के और 22 जोड़े पिता के, 22 जोड़े मतलब 22 जोड़े में 22 में से यानी 22 माता के और 22 पिता के वह तो समान होते हैं, यानी यह दोनों तो समान ही होंगे, यह भी समान है समान और यह भी समान है, इसके अंदर सभी वही न्यूक्लियस होते हैं, सभी वही होते हैं। एक्स एक्स, अब हम इसको कह लें एक्स और इसको भी कह लें एक्स, यानी ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, यह भी एक्स है और यह भी एक्स है, जो 22 है यह 22 और यह 22, इसको भी एक्स कहेंगे और इसको भी एक्स कहेंगे, जो जैसा यह है वैसा ही वो भी है, बट उसमें एक जो होता है एक प्लस और एक प्लस, यही जो है अंतर होता है, यही जो है वह अंतर होता है। अब यह अंतर होता है तो यह जो है यहाँ पे इसको एक्स कहते हैं, माता वाले को कहते हैं एक्स, यह मिलकर के एक्स और एक्स बन जाता है, यानी यह एक्स और एक्स हो जाता है, एक जुड़ जाता है, और यहाँ पे जो है यही वाला यही जो है वह एक्स और वाई बन जाता है, एक्स और वाई बन जाता है, जो कि अब इन्हीं के जरिए लड़की का और इन्हीं के जरिए लड़के का जो है वह निर्धारण होता है, जेंडर का निर्धारण होता है। यानी अगर एक्स एक्स है, अगर एक्स एक्स है तो लड़का होगा, अगर एक्स एक्स है नहीं ये लड़की होगी, अगर एक्स एक्स है तो लड़की होगी, और एक्स एक्स है एक्स वाई है तो क्या होगा, लड़का होगा। यानी वाई अगर डिफर हुआ तो वाई से वह लड़का होगा, और अगर यहाँ पे लड़की, क्यों, क्योंकि एक्स एक्स में ही अगर आया, यह इसमें जो भी जुड़े हैं इन जोड़ों में अगर एक्स एक्स ही है तो लड़की का पैदा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह जो है उनमें वाई का कोई मिलन नहीं हुआ, यानी वाई अलग से नहीं आया तो इसलिए लड़की पैदा होगी। अगर वाई एक्स तो है ही, यहाँ पे एक्स के गुण तो है ही, माता के गुण तो है ही, साथ साथ में पिता वाला एक वाई वाला गुण आ गया तो क्या हो गया, वह लड़का पैदा हो गया। तो ऐसे लड़की और लड़के का जो है वह जो जन्म है, लड़की और लड़के का जन्म एक्स एक्स और एक्स वाई के जरिए होता है। और यह एक्स एक्स और एक्स वाई आता कहां से, तो मैंने आपको इतनी सारी कहानियों के जरिए बताया कि क्या होता है कि एक जाइगोट होता है, जाइगोट क्या होता है, वह ओवम और स्पर्म के मिलने से बनता है। ओवम और स्पर्म पहले दिन का जो कॉन्सेप्शन होता है, पहले दिन का जो मिलन होता है, जो संयोग होता है, संयोग होने के बाद जो माता के रजकण है और पिता के जो स्पर्म है, यह दोनों जब मिल जाते हैं तो मिलने से एक संयुक्त कोश, एक जाइगोट का निर्माण होता है। वो जाइगोट जो है, उस जाइगोट के अंदर जाइगोट जो है वो एक किससे बनता है, तो जाइगोट जो है वो साइटोप्लाज्म, इसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है, साइटोप्लाज्म से बनता है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस क्रोमोजोम्स से बनते हैं, जो न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं। अब वो क्रोमोजोम्स कितने होते हैं, तो क्रोमोजोम्स कुल मिला करके एक जो जाइगोट होता है, उस जाइगोट में क्रोमोजोम्स कुल 23 जोड़े के रूप में होते हैं, क्रोमोजोम्स कुल 23 जोड़े के रूप में होते हैं। अब वो 23 जोड़े के रूप में होते हैं, तो अब उसमें से कौन ज्यादा हावी है, यह जाइगोट जो है वह हावी किसका है, यह जाइगोट एक्स वाई का हावी है या एक्स एक्स का हावी है। अगर यही जाइगोट, यह जो जाइगोट है अगर यह है, अगर इसका हावी है तो क्या बनेगा, लड़का बनेगा, और यह जो है अगर एक्स एक्स है तो लड़की बनेगा। ये जाइगोट लड़का है या जाइगोट लड़की है, यही जाइगोट जो है आगे जाकर के मानव का रूप लेता है जाइगोट। तो जाइगोट लड़का है या लड़की है, वह निर्भर कैसे करता है, वह निर्भर जो है 23 में से 22 तो एक्स ही होते हैं, 22 माता के होते हैं, 22 पिता के होते हैं, एक्स एक्स, माता में एक्स होता है, एक एक्स होता है, और पिता में एक वाई होता है। अगर वाई भी आकर के इसी जाइगोट में वाई मिला हुआ है, अगर इसमें एक वाई मिला हुआ है तो क्या होगा यहाँ पे, यह लड़का पैदा होगा। वहीं अगर खाली एक्स ही मिला हुआ है तो वह क्या होगा, लड़की होगी। तो ऐसे एक्स एक्स जो है वो लड़की का जो संकल्पना बताती है, और एक्स वाई जो है वह लड़के का संकल्पना बताता है। यहां तक क्लियर हो गया, अगर यहां तक क्लियर हो गया तो आगे चलें, अगर यहां तक क्लियर हो गया तो आगे चलें। आप इतनी चीजों को बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कैसे कैसे जो है
23 23 में से 22 गुण जो है किसके हैं, 22 गुण किसके हैं, एक गुण जो है वह एक गुण कहाँ बढ़ जाता है, तो एक गुण जो माता का होता है और एक गुण पिता का होता है। एक गुण जो माता का होता है वह x होता है और एक गुण जो पिता का होता है वह y का होता है। तो एक जो वही बढ़ा हुआ होता है वह y का होता है। तो बढ़ा हुआ वाला गुण अगर इसमें मिल गया, बढ़ा हुआ वाला गुण अगर इसमें मिल गया एक, तो वह जो है लड़का होगा, और अगर यह बढ़ा हुआ वाला गुण इसमें मिल गया तो क्या हो जाएगा, वह लड़की हो जाएगा। तो ऐसे जो है लड़की और लड़की का निर्धारण आगे जाकर के होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है हम आपको यही दिखा देते हैं, एक पिक्चर यहां दिखा देते हैं आपको, ऐसे जो है वह निर्धारण होता है। चलिए, अगर स्लाइड शेयर हो रही है तो आप देखिए। हाँ देखिए, ये जो है इसमें क्या है, एक्स वाई लिंग का निर्धारण होता है, जिसमें मादा का जो है एक्स एक्स होता है और नर का एक्स वाई होता है। नर का जो है, अगर कोई लड़का है, लड़का पैदा होगा तो एक्स वाई होगा, अगर लड़की पैदा होनी है तो एक्स एक्स होगा। तो मादा युग्मक जो है वो एक्स एक्स होते हैं, मैंने यहाँ पे बताया हुआ था, मादा के एक्स एक्स होते हैं और जो नर के होते हैं, नर के एक्स वाई होते हैं। तो एक्स एक्स मिलने से जो है लड़की होगी, यह एक्स एक्स मिलने से लड़की होगी और एक्स वाई मिलने से जो है वह लड़का होगा। तो ऐसे जो है वह लिंग का निर्धारण होता है। यह जो है वह सामान्य में है, मनुष्यों में है, ऐसी अलग अलग जो लोगों में जो है यह अलग अलग दिखाई पड़ता है। जानवरों में है, वो उसमें है, इस तरह से अलग अलग दिखाई पड़ता है। ओके, चलिए उसके बाद जो है बस इतना दिखाने के लिए आपके लिए है, इसको बताना नहीं है। अब जो है यह एक्स एक्स और एक्स वाई होता कैसे, इसमें दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है। लिंग निर्धारण निषेचन की क्रिया के बाद होता है, जब भ्रूण या तो एक्स एक्स गुणसूत्र महिला भ्रूण या फिर एक्स और एक वाई गुणसूत्र पुरुष भ्रूण मां और पिता से प्राप्त करता है, तो विकासशील भ्रूण में वाई गुणसूत्र है, यानी जो विकास, अब इसमें अगर वाई गुणसूत्र है तो वाई गुणसूत्र होगा तो वह क्या होगा, वह लड़का होगा। वाई गुणसूत्र है तो इससे जीन का लिंग निर्धारण क्षेत्र होता है और यह जीन एक प्रोटीन को एकोन्ड करता है तथा जिसे ट्रांसक्रिप्शन कारक के रूप में जाना जाता है। वाई गुणसूत्र की उपस्थिति में कोशिका टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है और महिलाओं में एस्ट्रोजन, यानी जो लड़के हैं, लड़कों में जो है वह लड़कों में टेस्टोस्टेरोन करती है, यानी जो अगर लड़का होगा तो, और वहीं जो अगर लड़की है तो लड़की में जो है वह एस्ट्रोजन का निर्धारण करती है। तो इस तरह से लड़के और लड़की का जो जन्म है वह एक्स एक्स और एक्स वाई के रूप में होता है। चलिए यहां तक हो गया, तो अब आगे चलते हैं। कुछ और परिभाषा है, कुछ और बातें जानते हैं। चलिए यहां तक हो गया, यानी ये आपको जानना है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि एक्स एक्स जो होता है तो वह किसके लिए होता है, एक्स वाई होता है तो वह किसके लिए होता है। यह अक्सर सीटेट में एग्जाम में आता है और यह भी पूछा जाता है कि कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं, तो वह कितने, यह पूछा जाता है। अक्सर प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि कितने जोड़े होते हैं, कितने जोड़े होते हैं। तो जोड़े में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, जोड़े में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जोड़े में 46 होते हैं कि जोड़े में 23 होते हैं, तो कभी कभी 46 लिख देते हैं। जोड़ा मतलब क्या, अगर जोड़ा की बात कही गई कि पूछा गया कि क्रोमोसोम्स में कितने जोड़े होते हैं, तो क्रोमोसोम्स में जब जोड़े पूछे जाएंगे तो जोड़े कितने बताएंगे आप, जोड़े बताएंगे 23, जोड़े बताएंगे 23 जोड़े होते हैं, तब मिलाकर के जो 46 होगा। 23 जोड़े होंगे, या 23 जोड़े किसके होंगे, 23 जो है एक जो है वो मेल के और दूसरा जो है वो फीमेल के, यानी एक जो है वो मेल का होगा और एक फीमेल का होगा। एक मेल में एक्स होगा, वाई होगा, और फीमेल में एक्स होगा। तो इस तरह से मिला करके 23 जोड़े मिलकर के वो 46 होते हैं। ये जो है 23 जोड़े आप लिखेंगे, वहां पे कुछ और गलती नहीं करेंगे। चलिए यहां तक हो गया, आगे चलते हैं। कॉन्सेप्शन की बात कर ली, कैसे जीवन का निर्माण होता है, वह आरंभ जो बता दिया, और आगे बात करते हैं। अब जो गुणसूत्र था, गुणसूत्र कितने, 23 पेयर, 23 पेयर, मां के 23 और जो है पिता के 23 में से जो है वह 22 एक्स प्लस 1 एक्स, यहाँ पे 22 एक्स प्लस 1 वाई मिलकर के जो है ये कितने हो गए, 23 हो गए, और ये हो गए 23। अब इसमें से जो यह 23 है, जो यहाँ पे 23 है, ये वाला 23, जो ये 23 है और जो ये 23 है,
इन सभी में इन सभी में इन सभी में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं। यानी इन सभी में 23 में, यानी जो पेयर मिलकर के कितना हो गया 46 हो गया। अब इन 46 में छोटे 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 जीन्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, जिनको कहते हैं जीन्स, जिसको कहते हैं जीन्स, जिसको कहते हैं क्या जीन्स। यानी अब इसमें ये जो 23 पेयर, इस 23 पेयर में छोटे छोटे जीन्स होते हैं, छोटे छोटे जीन्स होते हैं सभी में। माता में अलग तरीके से आते हैं और पिता में अलग तरीके से आते हैं। माता के जो जीन्स है वो भी मिलकर के जायगोट में आ जाते हैं और पिता के भी जीन्स आकर के जायगोट में मिल जाते हैं। यानी जायगोट में जब जायगोट का निर्माण हुआ तो जायगोट में माता और पिता के दोनों के मिल गए, दोनों के जब मिल गए तो उसमें से जो 46 जो कुल मिलाकर के गुणसूत्र हैं, वह 46 गुणसूत्र में जीन्स जो है आकर के मिलते हैं। और यही जीन्स जो है वह, ये जो जीन्स है वह 23 के रूप में, 23 यहां से 23 यहां के रूप में अलग अलग प्रकार के लक्षण जो है वो कैरी करते हैं, अलग अलग प्रकार के लक्षण कैरी करते हैं। यानी 1 2 3 4 से लेकर के ऐसे 23, ऐसे 1 2 3 4 से लेकर ऐसे 23। अब ये 23 और 23 में अलग अलग प्रकार के जीन्स होते हैं, जो जीन्स जो है वह यह क्या करते हैं, इस जायगोट में, इसमें जायगोट में जो है लेके आते हैं, इस जायगोट में लेके आते हैं। अब ये जायगोट में लेके आते हैं, जायगोट में इसके अलग अलग एक एक के गुणसूत्र यानी जीन्स के रूप में लेके आते हैं। तो जीन्स के रूप में गुणसूत्र जो है वो आगे लेके जाते हैं, गुणसूत्र लेके आते हैं। तो इसी के आधार पे व्यक्ति का कलर, रंग, रूप जो है वो डिफर होता है। अब ये एक एक गुणसूत्र जो है वह क्या करते हैं, वह गुणसूत्र में, यानी ये जो गुणसूत्र है, यह गुणसूत्र यहां से 46 इस जायगोट में क्या करते हैं, यह कैरी करते हैं, कैरियर के रूप में काम करते हैं। यही जो है वो कैरियर के रूप में काम करते हैं, कैरियर के रूप में। यानी यहां से ये जो 46 जीन्स जो है इसमें, इस जायगोट में कैरियर का काम करते हैं। यानी यहां से माता के और पिता के जो 46 गुणसूत्र हैं, वो जीन्स जो है यहां से लेकर के इस जायगोट में लेकर के आते हैं। यानी इन सभी में लेकर के आते हैं, कहां पे, इसमें। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, एक कैरियर का एग्जांपल बताऊं कि सपोज कि आप जो है कहीं गए, किसी जो है, अभी आप अपने घर पे हैं, घर से मार्केट गए, बाजार गए, घर से बाजार गए, घर पे आप एकदम बिल्कुल स्वस्थ थे, सुरक्षित थे। अब बाजार में गए तो बाजार में जिस दुकान पे गए, वहां उस दुकान पे कोई एक कोरोना पेशेंट था। अब कोरोना पेशेंट था, आप जब जो है वहां गए तो यह कोरोना पेशेंट के यहाँ आप जब गए, इससे मिले, आपने क्या किया, आप इसके साथ में इसके कैरियर बन गए, कोरोना के कैरियर बन गए। कौन, आप अपने घर पे आए, यहां से आप आए, कैरियर बन के आए तो घर पे आए। अब घर पे आए तो घर पे जितने भी मेंबर हैं, यहाँ पे सारे लोगों को क्या किया, इनमें सभी में आपने कोरोना फैला दिया, तो आप क्या हुए, आप जो है कैरियर का रूप हुए। तो वैसे ही यहाँ पे यह जीन्स जो है वह कैरियर का रूप होता है, जीन्स एक कैरियर का रूप होता है। वह सारे गुण उसके अंदर, उसके माता के अंदर से जो गुण थे, यानी ये 1 1 2 2 3 3 जो अलग अलग है, यानी उसके पूर्वज गुण होंगे, उसका जो रंग रूप होगा, उसका हाव भाव होगा, उसका चाल चलन होगा, उसका व्यवहार होगा, ये सारे जो है वह जीन्स के रूप में, 46 गुणसूत्रों के रूप में जो है कहां पहुंचते हैं, जायगोट में पहुंचते हैं। तो जायगोट में जो बच्चा पल रहा होता है, चाहे वह लड़की है चाहे लड़का है, वह इन्हीं जीन्स के आधार पर जो है वह डिसाइड होता है कि उसका रंग रूप कैसा होगा, उसका चाल चलन कैसा होगा, उसकी मांसपेशियां कैसी होंगी, उसका शरीर कैसा होगा, यह जो है उसके आधार पे निर्धारित होता है। तो यह ट्रांसमिशन करता है और कैरियर के रूप में जो है वह जायगोट में जाकर के आता है। तो इस तरह से व्यक्ति का निर्माण होता है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही बाकायदा, बहुत ही एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको समझाया है कि यह कैरियर कैसे बनता है, किस तरह से जायगोट में आता है, गुणसूत्र कैसे जायगोट में आते हैं, मैंने आपको समझाया। आप जो है होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। जो है एक, मैंने आपको कैरियर की बात बता दी। एक जो है मॉन्टेग्यू और सिल्फेंट कहते हैं कि गुणसूत्र में यानी गुणसूत्र में कुल जो ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र में लगभग 3000 जीन्स पाए जाते हैं। यानी ये जो गुणसूत्र है, इन गुणसूत्रों में जो जीन्स की संख्या है वह कितनी होती है, 3000 होती है। ये 3000 गुणसूत्र, 3000 जीन्स बताने का काम कौन बोले है, इसने कहा है, तो मॉन्टेग्यू और सिल्फेंट ने। मॉन्टेग्यू और सिल्फेंट
मॉन्टेग्यू और सीलफेंट ने कहा, मॉन्टेग्यू और सीलफेंट ने कहा कि जीन्स में जो है ये एक जो गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, इन गुणसूत्रों में जो जिन्स की संख्या होती है, पैतृक की जो जिन्स को ही पैतृक कहते हैं, जिन्स को पैतृक कहते हैं, पैतृकों की जो संख्या होती है वो कुल 3000 होती है। 3000 जो है वो गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं बहुत ही छोटे 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 होते हैं। वह छोटे छोटे जो गुणसूत्र होते हैं वही व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों का, मानसिक लक्षणों का और सारे लक्षणों का जो है वह विकास करते हैं, वही जाइगोट के अंदर में आते हैं। तो यहां तक जो है मैंने आपको समझाया, आपको समझ आया होगा। यानी मॉन्टेग्यू कहते हैं 3000 जीन्स जो है उस गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वंशानुक्रम और जुड़वा बच्चे। अब कैसे कैसे जो है जुड़वा बच्चे होते हैं। यहां तक हो गया, यहां तक हो गया, तो आगे चलते हैं, यहीं से ले लेते हैं जुड़वा बच्चे। ये मैं थोड़ा अलग करके बताऊंगा और समझ आएगा। जो जुड़वा बच्चे हैं, अब कहीं कहीं क्या होता है, हमारी क्लास में जुड़वा बच्चे देखने को मिलते हैं, हमारी क्लास में ही जुड़वा देखने के बच्चे को मिलते हैं। तब जुड़वा बच्चे, एक ही जुड़वा बच्चे में एक जैसा ही रंग होता है, कलर होता है, रूप होता है, वो एक जैसे ही दिखते हैं। कुछ जो अलग अलग दिखते हैं, तो कुछ अलग अलग दिखते हैं, कुछ एक ही जैसे दिखते हैं। तो वंशानुक्रम और जुड़वा बच्चे के बारे में अध्ययन करेंगे। वंशानुक्रम और जुड़वा बच्चे के बारे में जानेंगे। जुड़वा बच्चे, तो जुड़वा बच्चों को जो है वो दो रूपों में जाना जाता है। जुड़वा बच्चों को दो रूपों में जाना जाता है। कभी कभी एक माँ के घर में दो बच्चे एक ही समय उसके घर में आते हैं, तो एक साथ जन्म लेते हैं, रंग रूप तथा स्वभाव एक दूसरे से कुछ मिलते हैं, मिलते जुलते हैं। तो जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं। यानी माँ के घर में, जो माँ के गर्भ में है, माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ में क्या होता है, माँ के गर्भ में हमेशा हमेशा ये याद रखिएगा कि माँ के गर्भ में जो गर्भाशय है, उस गर्भाशय में हर हमेशा एक जो है एक अंडकोश का निर्माण होता है, एक अंडकोश का निर्माण होता है हमेशा। एक अंडकोश का मतलब ओवम, ओवम हर महीने निर्माण होता है, हर महीने निर्माण होता है। अब यह निर्माण जो है वह आता है, हमेशा पैदा होता है, हमेशा पैदा होता है। जैसे ही जो है वह गर्ल किशोर में पहुंचती है, वैसे ही वह हमेशा एक ओवम जो है वह हमेशा रेडी होता है, रेडी होता है, रेडी होता है, रेडी होता है। अगर इसका यूटिलाइज नहीं हुआ, अगर इसका यूज नहीं हुआ, तो क्या होगा, एक मासिक धर्म के बाद जो है यह क्या होगा, हट जाएगा या चला जाएगा। एक मासिक धर्म के बाद यह ओवम जो है वह निकल जाएगा। जैसे ही अगर उसी में जो है माँ के साथ में जो है वह पिता का अगर मिलन हुआ, पिता का मिलन हुआ, तो यहाँ पे स्पर्म जो है अगर मिलन हुआ, तो यह जो है यह स्पर्म और यह जो ओवम है, यह दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, एक जो है वह जाइगोट बना लेते हैं, यह जाइगोट बना लेते हैं। ऐसे ही कभी कभी एक ओवम, एक तो हमेशा बनता है, एक की कहीं कहीं एक की जगह पे दो बन जाते हैं, तीन बन जाते हैं। तो एक की जगह पे अगर यही एक ही बना हुआ है, एक ही बना हुआ है, एक बनने पर वहीं पे एक बनने से कहीं कहीं एक ओवम एक जाइगोट बनता है। कभी कभी एक ही जाइगोट, अक्सर बच्चे में एक ही पैदा होता है, तो एक बच्चा पैदा होता है, तो कहीं इस ओवम में और ओवम और इससे बनने से एक जाइगोट की जगह पे एक से दो अगर बन जाते हैं। जाइगोट का निर्माण यानी अंड जो उसका है, जाइगोट बनने का काम जो है, यानी संयुक्त कोष एक से अधिक अगर बन जाते हैं, यानी ये जाइगोट जो है एक से अधिक बन जाते हैं, तो वहां पे दो बच्चों का जन्म हो जाता है। तो ये जो दो बच्चे होते हैं, वह दो बच्चे अगर एक जैसे दिखते हैं, दो बच्चे जो है वह एक जैसे दिखते हैं, तो उन्हें कहते हैं क्या, ट्विन। उन्हें ट्विन कहते हैं, जुड़वा कहते हैं। दोनों जाइगोट जो है वो एक जैसे ही अगर होते हैं, तो उन्हें कहते हैं ट्विन। यानी वो एक साथ ही पैदा हुए, तो उसे कहते हैं ट्विन। यानी वो एक साथ में खान पान सब कुछ लेते हैं, तो उसे कहते हैं ट्विन। अब ये ट्विन दो तरीके से होते हैं, ये जो ट्विन है वह दो तरीके के होती हैं। ट्विन दो तरीके कौन कौन से होते हैं, एक को कहते हैं आइडेंटिकल, एक को कहते हैं आइडेंटिकल, एक को कहते हैं आइडेंटिकल और दूसरे को कहते हैं फ्रेटर्नल। एक को कहते हैं फ्रेटर्नल, एक को कहते हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या, समान, आइडेंटिकल मतलब क्या, समान जुड़वा, समान जुड़वा। और जो दूसरा है उसे कहते हैं बंधु जुड़वा, बंधु जुड़वा। यानी अब ये जो फ्रेटर्नल है, जो ये वाला आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल एक जैसा ही, उसका हाव भाव रंग रूप खान पान सब कुछ जो है एक जैसा ही दिखेगा, उसकी जो भवें है, कलर रंग रूप सब कुछ एक जैसा ही दिखेगा। वहीं जो ट्विन है यह थोड़ा अलग होगा। अब इसमें जो आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल में वह जो है एक्स एक्स के रूप में, वहां एक्स एक्स के रूप में डिसाइड होता है। यह जो जाइगोट है यह एक्स एक्स और एक्स वाई में होता है ना, एक्स एक्स और एक्स वाई की, अगर एक्स एक्स है तो लड़की पैदा हुआ और एक्स वाई हुआ तो लड़का पैदा हुआ। अगर ये एक्स एक्स के रूप में है, एक्स एक्स के रूप में है, तो ट्विन क्या होगा, हो सकता है लड़की हो जाए,
जो ट्विन पैदा होगा तो हो सकता है दोनों जो है, जो दोनों है वह लड़की हो, दोनों जो जुड़वा है वह लड़की हो, या जो दोनों जुड़वा है वह लड़का हो, या दोनों जुड़वा लड़की के रूप में हो सकते हैं और दोनों जुड़वा जो है लड़के के रूप में हो सकते हैं। अगर जुड़वा पैदा हुए हैं तो जो जाइगोट है वह जाइगोट दो बन गया है, यानी एक ही साथ में स्पर्म और अंड के मिलने के बाद अगर दो जाइगोट बन गया, दो जाइगोट बन गया, तो दो जाइगोट बनने के बाद जो बच्चा होगा वह ट्विन के रूप में पैदा होगा, और ट्विन के रूप में पैदा होगा तो अगर आइडेंटिकल होगा, अगर वह आइडेंटिकल होगा, वह एक्स एक्स के रूप में होगा तो लड़की पैदा होगी, और एक्स वाई के रूप में होगा तो क्या होगा, वह लड़का पैदा होगा। यानी लड़की और लड़की, लड़की और लड़की दो पैदा होंगी और लड़का और लड़का पैदा होगा, तो इसे कहेंगे समान जुड़वा। इसे कहेंगे क्या, समान जुड़वा। तो अब इसके रूप में अध्ययन के रूप में बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है, तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे आगे चल के। चलिए हम एक एक को बात करते हैं, आइडेंटिकल क्या होता है और फ्रेटर्नल क्या होता है। अभी तो इतना आपने जान लिया कि जाइगोट में जब एक से अधिक अंड बनता है, अंड कैसे होते हैं, ओवम, ओवम जो है वो एक बार एक ही होता है, अगर एक ही होता है तो उससे जो है बनने वाले, या एक से अधिक अगर बन गए हैं, ओवम एक से अधिक बन गए हैं तो स्पर्म से दो दो बन गए, यानी एक से अधिक अगर ओवम बन गए तो एक से अधिक बन गए तो जाइगोट मिलकर के दो बच्चे का निर्माण हो गया। दो बच्चे का निर्माण एक ही साथ में मां जो है वो पालन कर रही है, तो पालन करने के बाद वो जो दोनों बच्चे हैं वो हो सकते हैं आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और वो जो है फ्रेटर्नल भी होते हैं। तो आइडेंटिकल कैसे होते हैं और फ्रेटर्नल कैसे होते हैं, इसकी चर्चा जो हम आगे करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ओवम जो है वह कैसा होता है और जो है स्पर्म कैसा होता है, जाइगोट कैसा होता है, इन सबका जो संकल्पना है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो है फ्रेटर्नल और आइडेंटिकल की जो है चर्चा करते हैं, फ्रेटर्नल और आइडेंटिकल की चर्चा करते हैं। बात करते हैं फ्रेटर्नल की, नहीं पहले आइडेंटिकल की बात करते हैं। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल ट्विन, आइडेंटिकल ट्विन को कहते हैं क्या, समान जुड़वा, समान जुड़वा। अब ये समान जुड़वा कैसे होते हैं, समान जुड़वा के बारे में बात करते हैं। जब पुरुष का कोई शुक्र कीट, मतलब जब स्पर्म है, स्पर्म गर्भाशय के स्थित अंड के का निषेचन करता है, तो निषेचन क्रिया के फलस्वरूप अंड दो भागों में विभक्त हो जाता है। यानी अगर यहाँ पे स्पर्म है और यहाँ पे ओवम है, ओवम, यह जो है इन दोनों का जब मिलन होता है, इन दोनों का मिलन होता है, तो मिलन होने से यह जो अंड जो बन रहा है, यानी जहां पे जो जाइगोट बनने वाला है, इससे और इससे जो जाइगोट बनने वाला है, ये जाइगोट अगर दो भागों में बढ़ जाता है, जाइगोट अगर दो भागों में बन जाता है, दो भागों में अगर विभक्त होता है और दोनों मिलकर एक जाइगोट का निर्माण करते हैं, यानी ये दोनों अलग अलग बनते हैं, दोनों अलग अलग बनकर के, यानी यहाँ पे अभी यहाँ पे चलिए, अब यहां से ये दोनों मिले तो दोनों मिलकर के दोनों मिलकर के जो है वह दो अंड का निर्माण किए, एक अंड यहाँ पे और दूसरा अंड यहाँ पे। अब ये दोनों अंड जो है वो आगे जाकर के, ये दोनों अंड मिलकर के एक बन गए। अब दोनों अंड मिलकर के वो एक जाइगोट का निर्माण कर रहे हैं। अब ये भी एक जाइगोट का निर्माण कर रहे हैं, यानी यहां से एक जो है अंड यहां बना, दूसरा अंड यहां बना, अब ये एक जाइगोट का निर्माण कर रहे हैं। अब इस जाइगोट में जो है वह जो निर्माण हो रहा है, यहाँ पे जो है वो दो बच्चों का पालन हो रहा है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों भाग, अच्छा नहीं, यहाँ पे एक रुकिए, यहाँ पे वो जो मैं पहले बता रहा था वैसे ही, हाँ, स्पर्म और ओवम इनसे जो है जब बात होती है तो ये क्या होते हैं, एक जाइगोट बनता है, ये जाइगोट बनता है, तो ये क्या बनता है, एक बच्चा या एक बच्ची बनती है। ये दो अलग अलग अंडकोश जाकर के एक जगह मिलते हैं तो एक जाइगोट बनता है, तो ये एक्स होता है, एक्स वाई होता है तो बच्चा, और एक्स एक्स होता है तो बच्ची, एक्स एक्स बनता है तो एक जो है बच्चा, मतलब एक्स एक्स बच्ची और एक्स 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 वाई होता है तो बच्चा। ये जाइगोट के मिलने से, यानी एक स्पर्म और एक वाई, ये दो अलग अलग अंड से मिल करके जब जाइगोट बना तो एक बच्चा बना। वहीं कभी कभी क्या होता है, एक कंडीशन हो गई, ये कंडीशन में जो पहले हमने बताया था। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में यही स्पर्म और ओवम जब मिल करके इसने दो अलग अलग बनाया। जब ये दो अलग अलग मिलते नहीं है और दो अलग अलग भागों में गर्भ में पलने लगते हैं, यानी एक यहां पे पल रहा है और एक यहां पे पल रहा है, इसी से स्पर्म से जो जाइगोट बन रहा है, ये जाइगोट एक यहां पे और एक जाइगोट यहां पे, या जब दो अलग अलग रूपों में, एक ही गर्भ में दो अलग अलग रूपों में जो है पैदा होते, मतलब पलते हैं, और दोनों जो है एक ही चीज से भाग लेते हैं, और वह दोनों एक ही के संयोग से, एक ही गुणसूत्र से अगर बनते हैं, तो ये एक ही शुक्रकीट और एक ही अंडे के संयोग से उत्पन्न होने के कारण इनमें क्रोमोसोम्स और पित्रे पाए जाते हैं। यानी जो यहाँ पे ये वाला सूत्र है और ये वाला सूत्र है, इनसे जब एक ही मिलकर के अलग अलग बनते हैं तो इसमें गुणसूत्र
गुणसूत्र और जीन्स, गुणसूत्र और जीन्स एक ही जैसे होते हैं, गुणसूत्र और जीन्स एक ही जैसे होते हैं। यानी ये जो बना, ये दूसरी वाली कंडीशन है तो मैंने बताया सामान्य का। अभी मैं जो है आइडेंटिकल की बात कर रहा हूं। आइडेंटिकल में एक स्पर्म और एक ओवम, एक स्पर्म और एक ओवम से दो बच्चे, दो जो बच्चे हैं वो पैदा हो गए, यानी दो अंड बन करके दो विभक्त हो गए, एक यहाँ और एक यहाँ, और दोनों एक ही गर्भाशय में पल रहे हैं, या दोनों एक ही गर्भाशय में पल रहे हैं, एक ही गर्भाशय में पल रहे हैं, और ये दोनों जो है भोजन सब कुछ और सारा कुछ वह गुणसूत्र लेके आ रहे हैं। तो गुणसूत्र के लेके आ रहे हैं, या इसके अंदर या इसके अंदर, दोनों में गुणसूत्र एक ही जैसे जा रहे हैं। यानी जो यहाँ पे हुआ था, जो यहाँ पे हुआ था, गुणसूत्र जो जा रहे थे, गुणसूत्र का निर्माण हो रहा था, वैसे ही गुणसूत्र यहाँ भी हो रहे हैं। अब वही चीज यहाँ भी आ रही है और वही चीज यहाँ भी जा रही है, तो दोनों क्या होंगे, इन्हीं दोनों को कहेंगे क्या, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल ट्विंस, इन्हीं को कहेंगे आइडेंटिकल ट्विंस। तो अब इनमें जो है विभिन्नताएं, रंग रूप और वो सब जो है एक जैसा ही देखने को मिलता है, एक जैसा ही देखने को मिलता है। ठीक है, यहां तो समझ में आया। यानी पहली बात मैंने बताई स्पर्म जो सामान्य वाला बच्चा है वो, दूसरी बात मैंने बताई ट्विन की, आइडेंटिकल ट्विन की। तो ये जो स्पर्म और जो ओवम है, इनसे जो अंडकोश जो विभक्त होता है, अगर वो दो अलग अलग भागों में हो गया, यहाँ पे भी दो अलग अलग भागों में थे, यहाँ पे भी दो अलग अलग भागों में थे, बट जाकर के एक ही जायगोट बन गए, यहाँ पे एक ही जायगोट बन गए, एक बच्चे का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे दो जायगोट बन गए, एक यहाँ आकर के जायगोट बन गया और एक यहाँ आकर के जायगोट बन गया, बट ये दोनों जो है एक ही जैसा, एक ही से सब कुछ ले रहे हैं, एक ही से गुणसूत्र और सब कुछ ले रहे हैं। तो यही जो है गुणसूत्र यहाँ भी निर्माण हो रहा है और यही गुणसूत्र यहाँ भी निर्माण हो रहा है। तो जो दोनों गुणसूत्र एक जैसे 3000 गुणसूत्र इसमें भी, 3000 गुणसूत्र इसमें भी आ रहे हैं, तो जो गुण है, चाहे उनका रंग रूप हो, चाहे उनका जो है चाल ढाल हो, सब कुछ जो है एक जैसा ही बन रहा है। तो एक जैसा जब बन रहा है, इसे कहेंगे क्या, आइडेंटिकल ट्विंस। यहां तक समझा। पहली बात मैंने कही कि एक जो है एक जायगोट हो रहा है स्पर्म से निकलने पर, तो एक बच्चा पैदा होगा। यहाँ पे एक जायगोट नहीं, एक ही स्पर्म से दो जायगोट अगर बन रहे हैं तो क्या होगा, वहां पे दो बच्चे एक ही घर में पलेंगे, तो वो होंगे ट्विन, ट्विन होंगे। तो उनकी जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वह एक जैसी दिखेंगी। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं जो है वह अगली वाली फ्रेटर्नल की। फ्रेटर्नल की बात करते हैं, चलिए यहां मिटाते हैं, फ्रेटर्नल की बात करते हैं। फ्रेटर्नल में क्या होता है, पैटर्नल का जो गुणसूत्र है उसमें वह कैसा होता है, यह भी कभी कभी देखने को मिलता है। आपको एज ए टीचर आपको समझना पड़ता है, आपको एज ए टीचर ये समझना पड़ता है। अब बात करते हैं फ्रेटर्नल की। फ्रेटर्नल ट्विंस, अब फ्रेटर्नल ट्विंस क्या कहता है, सामान्यतः एक मास के अंदर स्त्री प्रजनन द्वारा एक ओवम ही तैयार होता है, जो कॉन्सेप्शन के समय गर्भाशय से आकर पुरुष स्पर्म की प्रतीक्षा करता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि एक अंडे की जगह पे दो अंडे, मैंने पहली बार बताया हुआ था, पहली बार बताया हुआ था कि एक है स्पर्म, ये माता की बात करते हैं, पहले माता की बात करते हैं। यहाँ इसको बात को समझने की बात है, ध्यान से समझिएगा। ये माता है, माता के अंदर मैंने कहा था कि सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः माता के अंदर, माता के गर्भाशय के अंदर एक जो है वह ओवम का निर्माण होता है, एक ओवम का निर्माण होता है सामान्यतः, हमेशा जब मतलब मासिक स्राव जब से शुरू हो जाता है तब से एक जो है वो हमेशा एक ओवम जो है हमेशा बनता है। अगर मिलन हुआ तब तो आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, मिलन नहीं हुआ तो मासिक स्राव के जरिए वह बाहर चला जाता है। तो एक जो है हुआ, और यहां से स्पर्म आया, स्पर्म से मिलकर के यह क्या हुआ, एक जायगोट का निर्माण हो गया, एक जायगोट का निर्माण हो गया। अब यहाँ पे एक जायगोट का निर्माण हुआ, एक जायगोट से अब यहाँ पे जब दोनों मिले, एक जायगोट नहीं दो जायगोट बन गए, एक जायगोट नहीं दो जायगोट बन गए। अब यहाँ पे अगर दो जायगोट बन गए तो दो जायगोट, एक जायगोट यहाँ पे दूसरा जायगोट यहाँ पे, ये दोनों एक ही घर में पल रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं क्या, आइडेंटिकल। अभी हमने पढ़ा आइडेंटिकल, यानी एक ही जायगोट से एक ओवम था, एक ओवम से एक बच्चा बना, तो जो था नॉर्मल बच्चा, एक ओवम से दो जायगोट बन गए, तो उसे कहेंगे आइडेंटिकल। वही दूसरी कंडीशन में एक ओवम नहीं, अगर वो दो अंड निकले, यानी एक अंड नहीं तो एक ओवम नहीं, दो ओवम जो है वो निकले, दो अंड निकले, और दोनों से निश्चित होकर के दो बच्चे बन गए, यानी एक ही गर्भाशय में दो बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक ही गर्भाशय में दो बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब ये दो बच्चे पैदा कैसे हो रहे हैं, एक स्पर्म जो है इससे भी मिला हुआ, वही स्पर्म जो है इससे भी मिला हुआ है, ये स्पर्म जो है, स्पर्म एक इससे भी मिला हुआ और ये स्पर्म जो है इससे भी मिला हुआ, दोनों से मिला हुआ है। तो दोनों से मिलने के बाद जो अंडकोश हुआ वो दो अलग अलग बन गए, एक जो है यहाँ पे पल रहा है और एक यहाँ पे पल रहा है।
अब ये यहाँ पे पढ़ रहा है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें जाएंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें जाएंगे, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो अलग अलग हो रही है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो रही है, तो इसे ही कहते हैं क्या, फ्रेटर्नल कहते हैं, इसे ही फ्रेटर्नल कहते हैं, इसे फ्रेटर्नल कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, फ्रेटर्नल कहते हैं, फ्रेटर्नल ट्विन। अब यहाँ पे ये दोनों तो एक समान थे, ये दोनों, ये बच्चा दोनों एक ही समान थे, क्योंकि एक ही जाइगोट से आया हुआ था, एक ही स्पर्म से आया हुआ था, तो ये दोनों समान थे। जबकि यहाँ पे दो ओवम से मिलकर के बने हुए हैं, तो इन बच्चों में क्या है, वह असमानता देखने को मिलती है। इस प्रकार पैदा हुए बच्चे जो फ्रेटर्नल वाले बच्चे होते हैं, उनमें भिन्न भिन्न गुणसूत्रों का, इनमें जो भिन्न गुणसूत्र यानी इसके में जो गुणसूत्र है, जो इसके अंदर जो गुणसूत्र है वो अलग होगा, इसके अंदर गुणसूत्र और जीन्स अलग होगा, इसके अंदर गुणसूत्र जीन्स अलग होगा, और इसके अंदर जो है वो गुणसूत्र और जीन्स अलग होगा। तो इसके अंदर जो गुणसूत्र अलग होगा, इसके अंदर गुणसूत्र अलग होगा, तो दोनों जुड़वा ही पैदा हुए हैं, ये दोनों भी जुड़वा ही हैं, इनको भी जुड़वा ही कहेंगे। बट यह जुड़वा जो है, इनके कलर, रंग, रूप, इनके में थोड़ा क्या है, विविधता देखने को मिलती है। तो ये कहते हैं कि एक ही जुड़वा बच्चे जो है वो एक जैसे ही दिखते हैं, वहीं एक जुड़वा जो है वो अलग अलग कैसे दिखते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक ही जो है जुड़वा अलग अलग दिखते हैं, एक जुड़वा एक जैसे दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके पीछे का कारण आपको बताना पड़ेगा कि माता के अंदर जब वह हर महीने एक ओवम का, एक अंडकोश का जो निर्माण होता है, उसकी जगह पे अगर 2 अंडकोश का निर्माण हुआ, और उस समय में अगर स्पर्म के साथ में निषेचन हुआ, तो निषेचन जो है वो 2 अंडों के रूप में निषेचन हो जाता है, तो 2 बच्चे का पालन होता है गर्भ के अंदर में। वो 2 बच्चे जो है दोनों ओवम से अगर अलग अलग बनते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, फ्रेटर्नल ट्विंस। और ये दोनों बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग दिखाई पड़ती है, अलग अलग दिखाई पड़ती है, इस वजह से जो है वो अलग अलग दिखते हैं। वहीं यहाँ पे एक ही ओवम से अगर वो जाइगोट, 2 अलग अलग जाइगोट बन गए, तो वहां पे जो है उसको कहते हैं आइडेंटिकल। जबकि यह भी बहुत रेयर होता है और यह भी बहुत रेयर होता है, यह दोनों कंडीशन में रेयर होता है। यह तो बहुत ही रेयर होता है कि एक माँ के अंदर में 2 ओवम जो है वो अलग अलग बन जाए, 2 ओवम जो है वो अलग अलग बन जाए, यह बहुत कम होता है। यानी अंड जो है, माता के अंदर में अंड का निर्माण हुआ, 2 आए, यह बहुत ही रेयर में होता है। बहुत ही ऐसा कैसा होता है, तो होता है। वैसे रेगुलर में जो हमेशा वो एक ओवम जो है हमेशा निर्माण होता है, और वो ओवम जो स्पर्म का वेट करता है, स्पर्म का वेट करने के साथ में जो है, यह इसके साथ में क्या होता है, वह जाइगोट का निर्माण करके 2 अलग अलग बच्चे पैदा होते हैं। तो मैंने 3 कंडीशन में आपको समझाया। पहली कंडीशन में एक बच्चा और बच्ची, एक्स वाई और एक्स, और दूसरी कंडीशन में 2 बच्चे जो कि ट्विन, मतलब एक जैसे आइडेंटिकल, और तीसरी कंडीशन में 2 बच्चे ट्विन ही जो कि फ्रेटर्नल, बंधु वाले, जिसको कहते हैं बंधु जुड़वा, फ्रेटर्नल को हम कहते हैं बंधु जुड़वा। यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैंने जो 3 कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं, वो तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। समान जुड़वा में गर्ल्स हो सकती है या गर्ल्स बॉयज दोनों हो सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो बच्चा है, ये जो समान वाले मैंने बताया हुआ था, ये जो होगा, ये जो दोनों होंगे, ये गर्ल्स ही होंगे, यानी बॉयज, अगर लड़का पैदा हो रहा है तो लड़का ही होगा, ये दोनों लड़के ही होंगे, या दोनों अगर लड़का हो रहा है यानी एक्स वाई हो रहा है, यहाँ पे ये वाला सूत्र लागू होगा। अगर बच्चा एक्स वाई है, यानी एक्स वाई का मिलन हुआ है, पुरुष वाले का मिलन हुआ, एक्स वाई अगर मिलन हुआ है, तो लड़का जो है वो लड़का ही दोनों होंगे। अगर वहीं पे अगर एक्स हुआ है, ये दोनों लड़की ही होंगे। वो जो जुड़वा होंगे वो लड़का ही होगा, और वह लड़की ही होगी। लड़की या लड़का, ये दोनों एक जैसे ही होंगे। कहां पे, आइडेंटिकल में। और यहाँ पे दोनों अलग हो सकते हैं, एक लड़का और एक लड़की दोनों अलग अलग हो सकते हैं, दोनों लड़की भी हो सकते हैं और दोनों लड़का और लड़की अलग अलग भी हो सकते हैं इसमें, फ्रेटर्नल में। जबकि आइडेंटिकल में लड़का और लड़का ही होगा या फिर लड़की और लड़की ही होगी। अगर कंडीशन है किसी माँ बाप के, वो डिपेंड करता है एक्स और एक्स वाई पर। एक्स है, जैसे लड़का पैदा होता है तो लड़का, 2 जुड़वा होंगे तो लड़का होगा। अगर लड़की पैदा हो रही है तो लड़की जो है वो 2 लड़की ही ट्विंस जो है वो पैदा होंगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहां तक अगर समझ आ गया हो आपको, आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। अब यहां से कुछ वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं, यहां तक आपको समझ। इस पे प्रश्न आते हैं सीटेट में, आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। जब आप अच्छी तरह से पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। जब आप इसको अच्छी तरह से पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे।
बार बार मैं कह रहा हूं, मैंने आपको गुणसूत्र के बारे में बताया, मैंने आपको जो है ओवम के बारे में बताया, स्पर्म के बारे में बताया। स्पर्म और ओवम से मिलने के बाद, स्पर्म और ओवम से, अंड और स्पर्म के मिलने के बाद से जो जाइगोट का निर्माण होता है, अब वो जाइगोट जो है, वो जाइगोट अलग अलग रूपों में जाकर के अलग अलग बनते हैं, अलग अलग एक्स और एक्स वाई के रूप में बनते हैं। तो वहीं पे जो है एक फ्रेटर्नल बनता है और एक जो है आइडेंटिकल बनता है। तो मैंने आपको समझाया। अब बात करते हैं आगे वंशानुक्रम के सिद्धांत की। वंशानुक्रम के सिद्धांत, वंशानुक्रम के सिद्धांत जो है वह अलग है। क्या क्या है, अब इसके बारे में हम चर्चा अभी तो नहीं करेंगे, खाली मैं आपको बता देता हूं, इसकी चर्चा अगली क्लास में करूंगा। क्या है, पहला जो है वंशानुक्रम का सिद्धांत है, वह पहला बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, ये पहला है। दूसरा सिद्धांत जो है, वो दूसरा सिद्धांत है गाल्टन का बायोमेट्रिक सिद्धांत। गाल्टन का बायोमेट्रिक सिद्धांत, गाल्टन का बायोमेट्रिक सिद्धांत। अब जो तीसरा वाला है, जो तीसरा है वह है मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत। मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत, मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत। और उसके बाद जो चौथा है वो डार्विन का सिद्धांत है, डार्विन का सिद्धांत। उसके बाद जो है अगला है वह है लेमार्क का सिद्धांत, लेमार्क का सिद्धांत। अब ये 5 तो सिद्धांत हैं, बीज की निरंतरता का सिद्धांत, गाल्टन की बायोमेट्रिक सिद्धांत, मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत और लेमार्क का सिद्धांत। ये जो है वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले अलग अलग, वंशानुक्रम कैसे कैसे अलग अलग प्रभावित होता है और कैसे कैसे होती है, ये सब के बारे में इन लोगों ने विस्तार में चर्चा करी हुई है। तो ये जो सिद्धांत हम पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नियम पढ़ेंगे, उसके अलावा जो है कुछ नियम पढ़ेंगे, कुछ नियम भी हैं। क्या क्या सिद्धांत, सिद्धांत के बाद नियम, वंशानुक्रम के नियम, वंशानुक्रम के नियम क्या है। नियम जो है वह 3 है, 1, 2 और 3, 3 नियम है। उन 3 नियमों को हम पढ़ेंगे आगे चल करके। तो 3 नियम है। पहला नियम है समानता का नियम, समानता का नियम, समानता का नियम। जो दूसरा वाला नियम है वो विभिन्नता का नियम है, विभिन्नता का नियम, कैसे समान होते हैं बच्चे और कैसे असमान होते हैं, यानी विभिन्न कैसे होते हैं। और जो तीसरा है वो प्रत्यागमन का सिद्धांत है, प्रत्यागमन का सिद्धांत या प्रत्यागमन का नियम, प्रत्यागमन का नियम, सिद्धांत की जगह पे प्रत्यागमन का नियम, यानी समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। ये जो है 3 नियम हमको पढ़ने हैं और यहाँ पे जो है वो 5 सिद्धांत पढ़ने हैं। तो ये 5 सिद्धांत और 3 नियम को जो है हम अपनी अगली वाली क्लास में इसको विस्तार में पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा, अब यहाँ से जो है हम आपका स्व जांच लेते हैं कि आप लोगों ने कितना कितना हमसे सीखा, हमने आपको कितना सिखाया, इस बारे में थोड़ा सा हम आपसे अब आपकी जांच करेंगे।